आज जो क्लासेस जो होने वाली है, ठीक है, वो डे 5 की रहेगी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डे 1 से लेकर डे 4 तक के प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या किया है, तक कवर किया है। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं डे 5 करने वाले हैं। और डे 5 में देखेंगे तो मुख्यतः भारत में जो साम्यवादी मूवमेंट जो था, ठीक है, उसको देखते हुए करेंगे। साम्यवादी मूवमेंट का अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का जो आंदोलन, कांग्रेस जो थी उनसे थोड़ा इनकी सोच अलग होगी। और थोड़ा सा इस पे देखोगे तो देखिए, भारत में कई तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। कांग्रेस जो चला रही थी जन साम्यवादी जो लेकर आते वो भी था, एक आपका कृषक मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साम्यवादी के झुकाव की बात करेंगे तो मुख्यतः आप देखोगे तो मजदूर वर्ग की तरफ होता है। हालांकि साम्यवादी का भी दो हिस्सा आपको देखने को मिलता है। अगर आप यूरोप का इतिहास देखोगे तो एक कृषक को लेकर था और एक मतलब मजदूरों को लेकर था। ठीक है, हालांकि जो मार्क्सिस्ट विचारधारा वाला जो साम्यवादी जो होगा ना, ठीक है, मार्क्सिस्ट विचारधारा या फिर लेनिन वाला, वो मुख्यतः क्या होगा, किसको होगा, तो मुख्यतः किसको फेवर करेगा, तो मजदूरों को फेवर करेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब मार्क्सिस्ट को, मार्क्स का मानना क्या था, तो जिनके पास संपत्ति होगा कभी भी आंदोलन को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर उसको अच्छे तरीके से लीड नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपना संपत्ति जाने का डर रहेगा। इसलिए उन्होंने कभी भी, मार्क्सिस्ट ने कभी भी एग्रीकल्चर को, फिर कृषक को फेवर नहीं किया। ठीक है, तो उनका जो था मुख्यतः मजदूर वर्ग के आसपास ही उनका मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी एवं कांग्रेस का समाजवादी दल। ठीक है, भारत में उदारवादी एवं उग्रवादी विचारधारा का विकास भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, एवं कार्य प्रणाली, बंगाल विभाजन में स्वदेशी, ठीक है, भारत में सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास, इन सब कुछ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं और भी चैप्टर पे हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। तो भारत में आप राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हो तो मुख्यतः राष्ट्रवाद की शुरुआत मुख्यतः बंगाल से मानी जाती है। ठीक है, जहाँ पे बंगाल हो गया, उसके बाद आप देखोगे तो महाराष्ट्र, हाँ, उसके बाद आप देखो तो पंजाब। ठीक है, ये तीन जो थे बहुत ही मतलब प्रसिद्ध, मतलब क्या थे, यहाँ से भारत के राष्ट्रवाद का उदय का आपको शर्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आजादी से पहले, सॉरी, आजादी से पहले, आजादी के भी कई फेज आपको देखने को मिलते हैं, जैसे चरण, जिसको हम लोग गांधीवादी, एक का हम लोग देखेंगे राष्ट्रवादी चरण, उदारवादी चरण, ऐसे तो सारा इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना बात किए हुए आगे पहली क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एमएनए राय एवं उनके कुछ सहयोगी ने 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूरी तरीके से ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती आपको नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में ही की गई थी, लेकिन उससे पहले एम एन रॉस साहब को लेनिन ने बुलावा भेजा था। और लेनिन जो थे रशिया जाते हैं, जब ताशकंद जाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रख चुकी थी। ठीक है, हालांकि उसी की शाखा जो थी भारत में भी स्थापित होती है। ठीक है, दूसरी बात, ये कहाँ से मतलब चलती है, तो ध्यान में रखेंगे ये कहाँ से चलेगी, तो रसिया से ही चलेगी, मॉस्को से ही चलेगी, इसको दिशा निर्देश वहीं से मिलता है। यही रीजन है सर, जो दूसरा विश्व युद्ध जब शुरुआत होता है ना, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो है सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं लड़ती है। ठीक है, और वो मतलब आजादी के जो दूसरा विश्व युद्ध होता है उसमें पार्टिसिपेशन भी अपना नहीं देती है। रीजन क्या था कि कम्युनिस्ट की जो सरकार जो थी, ठीक है, मॉस्को की जो गवर्नमेंट जो थी, वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ थी। अब ब्रिटेन के साथ होने की वजह से भारत में साम्यवादी दल जो थी, ठीक है, वो मतलब ब्रिटेन के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी। इनको सख्त हिदायत दी गई थी कि आपको मतलब क्या ब्रिटेन को सपोर्ट करना है। इसलिए जो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टी उसमें बिल्कुल भी अनभिज्ञ रही। क्योंकि रीजन क्या था, ये कहाँ से संचालित की जा रही थी, रसिया से संचालित की जा रही थी। और रसिया जो था प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सब तो ये पढ़ते हैं सब मतलब नहीं सपोर्ट किया, नहीं सपोर्ट किया, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि कोई भी साम्यवादी दल कहीं का भी बने, ठीक है, चलती कहाँ से थी, मॉस्को से ही चलती थी। ठीक है, किसी देश की समाजवादी पार्टी को दिशा निर्देश कहाँ से मिलता था, मॉस्को से मिलता था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे साम्यवादी पार्टी किसी देश की पार्टी नहीं होती, यूनिवर्सल थ्योरी आपको देखने को मिलता है। कुछ कुछ पार्टी में यूनिवर्सल थ्योरी है। ठीक है, साम्यवादी पार्टी वन ऑफ देम। अभी भी साम्यवादी जो है बहुत जगह से आप देखो, भारत की भी साम्यवादी दल रसिया से, चीन से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीजों को पे काम करती है। 1934 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की सरकार ने इसके विस्तार को देखते हुए साम्यवादी दल पे क्या किया था, तो प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की बात, एम एन राव का पूरा नाम क्या था, बता सकते हो आप? क्या नाम था इनका पूरा नाम? मानवेंद्रनाथ रॉय। बिल्कुल, मानवेंद्र नाथ राव की बात करेंगे, इनका और पूरा नाम था। कानपुर इनका में स्थापित नरेंद्र, की गई थी 1920। सर कहीं कहीं इनके बारे में ये भी कहते हैं कि इनका नाम मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य हो सकता है। ठीक है, मैंने तो जी। मानेंद्र नाथ राव ही पढ़ा है। ठीक है, अब बात करेंगे इस दल के महामंत्री कौन थे, तो एसपी घाटे। ठीक है, ध्यान रखें, अध्यक्ष तो एम एन रॉय साहब बने, लेकिन एसपी घाटे की बात करेंगे, इस दल के महामंत्री थे। लेकिन उससे पहले ताशकंद, ताशकंद की बात करें, किसकी राजधानी है ताशकंद? ठीक है, ताशकंद,
ताशकंद किस देश की राजधानी है? ठीक है, ये तो आप देखो जब रूस का जब वो होता है, क्या बोलते हैं, रूस जब टूटता है, यूएसएसआर टूटता है, तो उसे उज्बेकिस्तान की उज्बेकिस्तान, राजधानी। बिल्कुल ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान क्या होता है, अलग हो जाता है। रसिया का जब टूटता है, तो 15 देशों में रसिया टूटती है, उसमें से एक उज्बेकिस्तान भी थी। हालांकि ताशकंद समझौता भी आप लोग को पता ही होगा, कब हुआ था ताशकंद समझौता, जिसमें हमें भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में ही मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था ताशकंद? 1966, 1966। बिल्कुल 1966 में हुआ था। ठीक है, तो ताशकंद में ही आप देखोगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली शाखा स्थापित की गई थी। और ताशकंद में पार्टी की स्थापना में एम एन रॉय की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, डेट टाइम की बात करें, लेनिन थे, क्योंकि 1920 में लेनिन सत्ता में आ गए थे। ठीक है, 1917 से लेकर 1919 तक वहां पे रशियन रेवोल्यूशन चलेगा। लेनिन बोल्शेविक पार्टी के नेता थे, 1920 में ये सत्ता में आते हैं, और 1920 से लेकर 24 तक सत्ता में बने हुए रहते हैं। ठीक है, और यही लेनिन ही थे जिन्होंने मतलब नींव रखी थी, यूएसएसआर की नींव रखी थी, जो कि 1991 में, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव के शासनकाल में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो लेनिन के बाद सत्ता जो होती है किसके हाथों में आती है? स्टालिन के हाथों में आती है। ठीक है, तो 1920 से लेकर 1924 लेनिन का शासनकाल रहेगा। रशियन रेवोल्यूशन नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, ऑप्शनल के लिए मैं आप लोग को इतिहास पढ़ाऊंगा, तो मैं पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, भारत में कांग्रेस समाजवादी दल के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस समाजवादी कह रहे भी, कांग्रेस सोशलिस्ट भी कह सकते हैं, दोनों सही है, 1934 में की गई थी। इसका प्रथम सम्मेलन की बात करेंगे, पटना में हुआ था। ठीक है, तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों को दोनों कथन क्या है इसमें सही है, किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे इनमें इंपॉर्टेंट रोल किसका था। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 17 में 1934 को पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जी, मीनू मसानी जी का योगदान था, जिनके बारे में हम लोगों ने बोला भी था, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई थी। और मीनू मसानी लोक लेखा समिति जो होता है, ठीक है, जो कि एक प्रथा चली आई 1966-67 से, भाई साहब, जो विपक्ष का जो नेता होगा वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनेगा, वो वही मीनू मसानी है। ठीक है, उन्हीं के समय अशोक मेहता साहब की बात करेंगे, ये भी इसमें शामिल थे। 1977 में, ठीक है, 1977 में टू टायर गवर्नमेंट जो आता है, ठीक है, दो स्तर, सॉरी, पंचायती राज में टू टायर सिस्टम की बात की जाती है 1977 में, तो उनके अध्यक्ष अशोक मेहता साहब थे। ठीक है, एक पुस्तक आई थी, ठीक है, समाजवाद ही क्यों, मतलब व्हाई सोशलिज्म। ठीक है, वैसे तो व्हाई सोशलिज्म ही लिखा रहता है। उस पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जयप्रकाश ठीक है, नारायण। हाँ, समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। ठीक है, अब वर्ष 1928 में आप देखोगे तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो देखिए यहाँ पे आप देखो, ये दो चीज देखना, HSRA, भगत सिंह का झुकाव थोड़ा समाजवाद की तरफ भी था। ठीक है, कुछ लोग उनको कम्युनिज्म से जोड़ते हैं, हालांकि वो कम्युनिस्ट नहीं थे, हालांकि विवाद का विषय है। ठीक है, बहुत लोग उसको कम्युनिस्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोला कि भाई साहब इसमें सोशलिस्ट शब्द लगाओ। ठीक है, उससे पहले बनी थी HRA। ठीक है, HRA की स्थापना की बात करें, कब हुई थी HRA की स्थापना? HRA की स्थापना 1924 है ना? HRA ठीक है, 1924 1924 में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी, ध्यान रखिए, कानपुर में हुई थी। ठीक है, सचिंद्र सन्याल जैसे नेता जो थे, थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा मानने वाले थे, वो थे। ठीक है, भगत सिंह में क्रांतिकारी और समाजवादी दोनों का मिश्रण था। ठीक है, मतलब नहीं बोलते, ट्विन थे, समाजवादी भी थे, क्रांतिकारी भी थे। ठीक है, लेकिन सचिन सन्याल जैसे नेता जो थे, ये मुख्यतः क्रांतिकारी नेता थे, जिसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। इसमें मुख्य भूमिका की बात करेंगे तो क्या नाम है, भगत सिंह साहब हो गया, साथ में चंद्रशेखर आजाद थे। अब बात करेंगे HRA और HSRO की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों हुई, तो 1925 में एक कांड होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, ठीक है, 1925 में होती है काकोरी। काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, काकोरी कांड नाम कहते हैं, लेकिन इसका नाम वर्तमान सरकार ने बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। तो 1925 में इन्हीं पार्टी के HRA के द्वारा ही मतलब इस ट्रेन को लूटा जाता है। 8 डाउन सहारनपुर समथिंग उसका नाम था। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे, लेकिन बाद में सारे प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उनकी फांसी दे दी जाती है, तो पार्टी एकदम असंगठित हो जाता है। तो उसी के आधार पर HSRA की स्थापना करनी पड़ती है। ठीक है, फिरोज शाह कोटला मैदान में 1988 में, 1988 बोला, 1928 में। और ध्यान में रखेंगे, हमारे कौन हो जाएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद साहब और साथ में भगत सिंह। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी संगठन ने मतलब क्या किया, इसी संगठन के सदस्य भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु द्वारा सॉन्डर्स की हत्या के प्लान की गई थी। ठीक है, हालांकि मारना सॉन्डर्स को नहीं था, मारना किसी और को था। हालांकि सॉन्डर्स उसमें मारा स्कॉट जाता है, को स्कॉट को मारना मारने गए स्कॉट थे। मॉरिसन को था। ठीक है, बिल्कुल स्कॉट मॉरिसन को मारना था, लेकिन सारा प्लान हो चुका था और सॉन्डर्स को भगत सिंह के अलावा कोई पहचाना नहीं था। ठीक है, अगर भगत सिंह अगर फायरिंग करने के लिए नहीं कहते तो सारा प्लान समाप्त हो जाता, इसीलिए। ठीक है,
सैंडर्स को मारना पड़ा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली प्लान था मॉरिसन को मारने का था। तो ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन को ट्रिक कर सकता है कभी, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ के इसका रिप्लाई करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक प्रश्न और भी आ जाता है, डट ब्रैडले अवधारणा क्या थी। तो डट ब्रैडले अवधारणा की बात करेंगे तो एक कम्युनिस्ट पार्टी का दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के मोर्चों को साकार करने में नेशनल तो राष्ट्रीय कांग्रेस की महती एवं प्रमुख भूमिका निभा सकती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिए, इसको क्या बोलते हैं, डट ब्रैडले, ठीक है। अवधारणा क्या थी, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक कम्युनिस्ट पार्टी के एक दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी के मोर्चे को साकार करने में नेशनल कांग्रेस पर महती या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान दत्त ब्रेडले सिद्धांत साम्यवादी आंदोलन से संबंधित है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन में बदलाव की सैद्धांतिक और राजनीतिक बुनियाद 1926 ईस्वी की शुरुआत में, ठीक है, एक दस्तावेज के जरिए रखी गई थी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको दत्त ब्रेडले के सिद्धांत से जाना जाता है। इस सिद्धांत के मुताबिक साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा के कार्य को, ठीक है, कामयाब बनाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत बड़ी और अग्रणी भूमिका निभा सकती थी, ठीक है। हालांकि कांग्रेस कभी भी, ठीक है, डायरेक्टली रूप से कम्युनिस्टों का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस की दिशा को वामपंथ की ओर मोड़ने के उद्देश्य से 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना पटना में की गई, ठीक है। बात करेंगे जयप्रकाश नारायण साहब, आचार्य नंददेव, मीनू मसानी इसके सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना की थी 1931 में। और अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन बंबई में हुआ था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। ध्यान रखिए, ये सारे नेता की बात करेंगे तो कांग्रेस के अंदर में रह के ही, ठीक है, कांग्रेस की दिशा को वामपंथ की ओर मोड़ने का मतलब उद्देश्य से 1934 में, ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना पटना में की गई थी, तो ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। प्रमुख नेता की बात करें, जयप्रकाश नारायण साहब थे, आचार्य नंददेव थे, ठीक है, मनु मसानी साहब थे, ध्यान में रखेंगे। अब देखोगे तो जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा 1931 में, ठीक है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना की थी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन की बात करेंगे तो बंबई में हुआ था, ठीक है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संविधान को भी बनाया गया था, वो भी ध्यान रखिए। जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा, कर्पूरी ठाकुर भी शायद इसके सदस्य थे, ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल के, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कर्पूरी ठाकुर भी थे, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की प्रथम बैठक 1934 में पटना के कहां पे हुआ, यह जगह का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, अंजुमन इस्लामिया हॉल। लेकिन इस पार्टी का संविधान की बात करेंगे तो 1934 में बंबई के प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन में, 1934 का बंबई अधिवेशन कांग्रेस को भी हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का बंबई, ये तो अलग है, लेकिन कांग्रेस का भी जो ओरिजिनल कांग्रेस था उसका भी बंबई अधिवेशन ही 1934 में हुआ था। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1934 वाला का, बिहार के ही नेता थे, सहजानंद सरस्वती सर। सहजानंद सरस्वती कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की, ठीक है, बन सकती थी, सॉरी ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 1934 में, राजेंद्र ठीक है। प्रसाद जी जी जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी कांग्रेस समाजवादी दल के नेताओं की सराहनीय भूमिका का निर्वाह किया, ठीक है। अन्य प्रमुख समाजवादी नेता स्वामी सहजानंद थे, ठीक है, इंदुलाल याग्निक थे, कृषक नेता थे, और एनजी रंगा साहब थे, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब हम लोग देखेंगे नीचे दिए गए कथनों पर फिर से आपको विश्वास करना है, ठीक है। ये नेता उदारवादी नीतियों में अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। ये कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे। ये नेता प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्र एवं शिष्टमंडलों द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, उदारवादियों के विचारों से मेल खाते, तो कौन सा कथन खाते हैं तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे उदारवादियों के विचारों से मेल खाते। सबसे पहली बात है, ये अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शन के पक्षधर थे, मतलब हिंसा नहीं चाहते थे, संवैधानिक प्रदर्शन करते थे, ठीक है। प्रार्थना पत्र देते थे, प्रतिवेदन देते थे, स्मरण पत्र देते थे, और शिष्टमंडल द्वारा अपने बात को मांगों को रखते थे, ठीक है। ये नेता उदारवादी नीतियों में अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। तो किनके बारे में बात हो रही थी, उदारवादी नेता के बारे में बात हो रही है। इसमें प्रमुख नेता कौन थे, तो ध्यान में रखेंगे, गोखले साहब थे, नौरोजी साहब थे, मोतीलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सुप्रू थे, महात्मा गांधी भी उदारवादी ही थे। तो मुख्यतः देखेंगे तिलक ने इनकी प्रणाली को क्या बोला, भिक्षावृत्ति, मतलब भीख मांगने वाली प्रणाली, मतलब इनको कहा, ठीक है। उदारवादी नेता जो थे अहिंसक प्रदर्शनों, प्रार्थना पत्रों में संवैधानिक तरीकों से अपनी बात को मनवाना चाहते थे, ठीक है।
आगे का मैं क्वेश्चन देखूं तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं की कार्यप्रणाली का भाग नहीं था? तो वार्षिक सम्मेलन और भाषण नहीं करते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वार्षिक सम्मेलन भाषण नहीं करते थे, इसीलिए ध्यान में रखना है उग्रवादी। इसलिए उग्रवादियों ने यहाँ तक भी कांग्रेस को कहा था, सो मतलब कांग्रेस की जो ये मीटिंग वगैरह जो होती है 2 से 3 दिन का क्या है, तमाशा है, ठीक है, तो वार्षिक सम्मेलन और भाषणबाजी नहीं करते थे, ठीक है। उग्रवादी नेता फिर करते क्या थे? तो उग्रवादी नेताओं की कार्यप्रणालियों में अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन और आत्म बलिदान शामिल था। वही उदारवादी नेता संवैधानिक आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों की न्याय प्रीता, ठीक है, वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड को शिष्टमंडल भेजने में विश्वास रखते थे, ठीक है। हेनरी कॉटन के बारे में जानते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके हेनरी कॉटन, पता है ना आपको? हेनरी कॉटन ब्रिटिश थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। हेनरी कॉटन ने कहा था कि उग्रवादी भारत में अब सब प्रकार से मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय शासन प्रणाली की स्थापना करना चाहते थे। किनका स्टेटमेंट है? हेनरी कॉटन, बेडेनबर्ग, जॉर्ज इवले, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब ब्रिटिश अध्यक्ष रह चुके। एक और भी होगा, एक हेनरी कॉटन है, बेडेनबर्ग है, जॉर्ज इवले है, एक और भी होगा, 4 रहा था, आई थिंक 4 या 5 होगा, ठीक है, नाम याद है तो बताइएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1885 से लेकर 1905 कौन सा चरण कहा जाएगा इसको? 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है और स्वदेशी मूवमेंट या फिर बंगाल विभाजन से पहले के चरण को किस चरण में बांटोगे आप? ठीक है, तो इसको उदारवादी चरण कहते हैं, उदारवादी ठीक है? बिल्कुल, ठीक है। तो इस बीच उदारवादी युग में, ठीक है, उदारवादी नेताओं के कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं था? राजनीतिक में जनता का रुझान पैदा करना और जनता के विचारों को संगठित करना था। राष्ट्रीय स्तर पर जनता की मांगे रखना, जनता में एकता का भाव पैदा करना, ये भी था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजनीति के रुझान रखने वाले भारतीयों, राजनीतिक में संलग्न कार्यकर्ता, राजनेताओं के बीच राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करना, ये भी था। तो सारे के सारे सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? क्या होंगे? ठीक है, तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऊपर के सारे ऑप्शन थे, मतलब उदारवादी की बात करेंगे तो इस सारी मांगों को, अभी सारी प्रस्तावों को उनके विषय सूची में शामिल था। उदारवादी युग की बात करेंगे तो 1885 से लेकर 1905 तक ये उदारवादी युग रहेगा, इसे आप ध्यान में रखोगे। सभी कार्य उदारवादियों के थे। क्या करते थे? तो भारतीयों में राष्ट्र प्रेम में एकता जागृत कर, राजनीतिक मुद्दे पर उन्हें शिक्षित करना और उनमें एकता स्थापित करना इनका काम था, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। दूसरी चीजों की बात करेंगे तो भारत में, ठीक है, ध्यान में, भारत में ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहते थे, ये भी सही है। अब देखेंगे 1858 से 1905 ईस्वी का जो समय जो था भारतीय राष्ट्रवाद का, ठीक है, शैशव काल था। शैशव मतलब समझ रहे, युवा। भारतीय राष्ट्रवाद क्या है? अभी युवा है। अभी हमारा डेमोक्रेसी क्या है? अपने जब भी मेंस लिखो तो लिख सकते हैं हमारा लोकतंत्र अभी शैशव काल में है, ठीक है, मतलब हमारा लोकतंत्र अभी प्रयोग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र आप देखोगे 18वीं शताब्दी में आ गया, ठीक है, 250 वर्ष होने वाले हैं वहां पे, ठीक है। अभी हमारा लोकतंत्र कितना हो, 70 वर्ष हुआ, 75 साल हुआ। उसी तरह इस समय जो राष्ट्रवाद जो था ये 20 वर्षों का, जो आप 1858 से लेकर 1905 का जो समय जो राष्ट्रवाद जो था वो मुख्यतः आप देखोगे 21 स्थिति में था, शैशव काल में था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा एवं उनमें गहरे एवं राष्ट्रीयता का बीज बो दिया। ये कथन किस इतिहासकार का है? तो बिपिन चंद्र का है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। लॉर्ड कर्जन ने स्टेटमेंट कहा तो कांग्रेस के संदर्भ में, कांग्रेस अपने पतन की उलट कराती हुई है तथा मैं उसकी इच्छा की वह कांग्रेस की शांति में भारत में रहकर, ठीक है, उसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांति में मृत्यु में सहायता दे सके। ये क्या है? ध्यान में, किसका स्टेटमेंट है? एक कर्जन का स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक स्टेटमेंट में और भी कांग्रेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। कांग्रेस जो है, ठीक है, एक तरह से देखेंगे भारत के अल्प जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये स्टेटमेंट किसका है? डफरिन का है क्या? डफरिन का स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। हालांकि उसने कुछ और तरीके से कहा था, मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया। अतः अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व है, सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, डफरिन का स्टेटमेंट है। डफरिन जो था, ध्यान में रखेंगे, डफरिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई दैट टाइम डफरिन ही मतलब क्या था? क्या था? वायसराय था, ठीक है। आप देखेंगे जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय गवर्नर को, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? पामर्स्टन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नहीं, पामर्स्टन, ठीक है। ये स्टेटमेंट डफरिन का है। डफरिन जो उस समय था जिस समय कांग्रेस की स्थापना है, उस समय डफरिन क्या था? वहां पे भारत का गवर्नर था। प्राइम मिनिस्टर कौन था कांग्रेस की स्थापना के समय? ग्लैडस्टोन। क्या नाम था उसका? ग्लैडस्टोन जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे, उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की एवं भारत की गरीबी दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपाय सुझाए थे। इनमें से कौन सा उपाय उदारवादियों ने नहीं सुझाया था? तो ध्यान रखेंगे, भारत में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, क्योंकि ये विरोधी थे ना, ठीक है। इन्होंने भारत में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, ये उपाय जो थे उदारवादियों के द्वारा नहीं थे। क्या क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास एवं क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उदारवादी भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष आर्थिक सुधार संबंधी अनेक मांगे रखी थी। इनमें से कौन एक प्रमुख मांगे में शामिल नहीं था? रेलवे, बागानों, उद्योगों के विकास हेतु धन व्यय किया जाना, ठीक है, ऐसा नहीं था, क्योंकि रेलवे, बागानों, उद्योगों का विकास तो ब्रिटिश खुद ही करना चाहती थी अपने हित के लिए। कहते थे रेलवे का विकास भी उसने अपने ही हित के लिए किया था, लेकिन ये हित जो था भारतीयों के हित में ज्यादा काम कर गया, ठीक है। और रेलवे का विकास जो ब्रिटिश ने किया मुख्यतः क्या था? अपने सेना को लाने के लिए, पहुंचाने के लिए, राशन सामग्री को भेजने के लिए, औद्योगिकरण के विकास में तेजी देने के लिए। लेकिन ये जो था रेलवे भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत एक प्रमुख भूमिका निभाई, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। उदारवादियों ने बहुत सारी मांगे रखी थी। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अनेक आर्थिक मांगे रखी थी, लेकिन रेलवे, बागानों एवं उद्योगों से अधिक धन व्यय किए जाने का विरोध किया था, ठीक है, ये उनकी मांगों में शामिल नहीं था। हालांकि ब्रिटिश इसमें खुद ही कर रहे थे, रीजन क्या था? उनको एक्सपेंस करना था, बढ़ाना था इसको, ठीक है। उदारवादियों को कुछ मांगे देखेंगे, आयात पे सीमा शुल्क हटा देना, भूमि कर की दर को कम करना, सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ठीक है, सिविल सेवा का जो नौकरी जो था उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व की बात की। से भाई साहब ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सिविल सेवा का परीक्षा की बात करेंगे, भारत में भी करवाओ। तो ये सब डिमांड किसका था? तो ये सब डिमांड उदारवादियों का था, ठीक है। हालांकि ये लास्ट वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी, वो नहीं। उदारवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना ब्रिटेन में किस शहर में की थी? तो लंदन में की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उदारवादियों का मानना था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, अभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ठीक है। और उदारवादियों का एक और भी चीज मानना था, वो चाहते थे से अभी मतलब देश सारा जनता जो है मतलब सारा जनता जो है उसको हम अभी एक नहीं होता विरोधाभास के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए उदारवादियों के द्वारा आम लोग, जो जनसाधारण लोग जो थे, गांव के लोग जो थे, उनको आंदोलन में लेकर ही नहीं आया गया, ठीक है, हमेशा उनसे दूरी बना के, क्योंकि उनका मानना था सब ये पढ़े लिखे नहीं, इनको शिक्षित होना पड़ेगा, तब जाके हमारे बातों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनकी शिक्षा पे विशेष काम करना चाहिए, न कि मतलब इन चीजों से उसको जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो उदारवादी जो थे उनका समर्थक नहीं थे, ठीक है। शुरू में क्या रहे, बहुत जुड़ाव बहुत दूर दूर करके रखा, ठीक है। बाद में गांधी जी आते तो वो जन आंदोलन के नेता बनते हैं, ठीक है, वो एक राष्ट्रीय नेता बनते हैं। तो उदारवादी का कोई भी नेता को आप राष्ट्रीय नेता नहीं कर सकते, क्योंकि जन का, ठीक है, जन का इनका साथ जुड़ाव ही नहीं था, ठीक है, ये जनमानस के साथ जुड़ नहीं पाए, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कांग्रेस के स्थापना से लेकर आरंभिक 20 वर्षों तक उनकी नीति अत्यंत उदार थी, इसलिए इस काल को कांग्रेस के इतिहास में, ठीक है, उदारवादी या फिर राष्ट्रीयता का काल माना जाता है, ठीक है। उदारवादी नेताओं का मानना था कि यदि संवैधानिक तरीके अपनाकर देश को आजाद नहीं करा सकते तो उग्र तरीकों का प्रयोग में संकोच नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं था, उनका उग्र तरीका में तो विश्वास ही नहीं करते थे, पूरी तरीके से अपने संवैधानिक तरीकों में विश्वास करते थे। वो चाहते थे इसी तरीके से मतलब क्या हो जाना चाहिए, देश भी आजाद होना चाहिए, ठीक है, न कि मतलब वो उग्र तरीकों में क्या करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है, ध्यान रखिए। केवल ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, सही है। अब कांग्रेस का जो शुरुआती चरण की बात करेंगे, जो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है, ठीक है, 1905 तक कितने वर्षों का कार्यकाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 वर्षों का कार्यकाल होगा कि नहीं? ये 20 वर्ष का चरण जो था उदारवादी चरण था। अब 1905 में क्या होता है, कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति, ठीक है। तो कर्जन की जो नीति जो थी उसके खिलाफ ही मतलब प्रतिक्रिया देना शुरू होता है। अब बंगाल विभाजन आपका 1905 में घोषणा होता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 1905 से लेकर आप जो चरण जो देखेगा 1920 तक का चरण, ठीक है, कौन सा चरण होगा? ये उग्रवादी चरण होगा, ठीक है। गांधी एज की बात करेंगे, शुरुआत होती है 1920 में, आपको गांधी एज की शुरुआत होती है, ठीक है। 1922 तक आपका चलेगा असहयोग आंदोलन, सब कुछ शांति रहेगी, ठीक है। लेकिन गांधी जी क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो चरण जो शुरू होगा, ठीक है, जो कि 1930 के आसपास रहेगा, फिर एक अलग तरह का उग्रवाद और क्रांति का जो बम बंदूक के मतलब 1922 से 1930 वाला चरण जो था, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने के बाद ये चरणें मतलब क्या होती है, प्रारंभ होती है, जिसमें आप देखोगे
बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तरह तरह के बम कांड वगैरह सब कुछ, सौंदर्य सत्या सब इसी में होगा, ठीक है। भगत सिंह जैसे नेता वगैरह इसमें आपको निकलते को देखने के। इसका और भी सारे रीजन थे, असहयोग आंदोलन के अलावा आप देखोगे तो जलियांवाला हत्याकांड ये सब भी रीजन था, रॉलेट एक्ट वगैरह भी रीजन था, ठीक है। तो कौन सा कथन सही था? पहला स्टेटमेंट सही है। उग्रवादी नेताओं का क्या मानना था? उग्रवादी नेताओं का मानना था संवैधानिक तरीके अपनाकर ही मतलब देश को आजाद करा सकते हैं, न कि अहिंसक थेरेपी पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है। इस युग में कांग्रेस पे समृद्धशाली, मध्यवर्गीय, बुद्धिजीवी एवं वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यकार का सम्मिलित थे, ठीक है, उनका प्रभाव था। इसमें जन आंदोलन नहीं कह सकते ना, क्योंकि भारत के रहने वाले, गांव में रहने वाली जनता का कोई भी कांग्रेस में सहभागिता नहीं था। और इसके नेता जो थे प्रार्थना पत्र करते थे, प्रतिवेदन देते थे, स्मरण पत्र देते थे, शिष्टमंडल द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे, विरोध करते थे, लेकिन संवैधानिक तरीकों में रहकर विरोध करते थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही ने कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए सफल न हुए, क्योंकि यह बात जानने में असमर्थ है कि कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग है, धनी दानी लोग नहीं। ये कथन किसका है? ये कथन जो है आरसी मजूमदार का कथन है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार तथा नौकरशाही ने कांग्रेस विरोधी षड्यंत्र अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि यह बात जानने में असमर्थ है कि कांग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध्यम वर्ग है, धनी दानी लोग नहीं है, ठीक है। धनी दानी लोग कितने लोग होंगे? वो क्या, तो गांधी जब आते हैं तो जन नेता बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मध्यम वर्ग को। देखिए, बिना मध्यम वर्ग से विश्व का कोई भी क्रांति सफल नहीं हो पाया। जब रूस की क्रांति आप पढ़ोगे तो उसमें देखने सब निकला बुजुर्गा वर्ग। बुजुर्गा वर्ग कौन थे? बुजुर्गा वर्ग जो थे, मध्यम वर्ग को ही बुजुर्गा वर्ग कहते हैं यूरोप के कॉन्सेप्ट में, फ्रांस की क्रांति में भी। यहाँ पे मध्यम वर्ग को जोड़ना था, जिनमें क्रमकार थे, जिसमें कृषक भी आएंगे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग आएंगे, छात्र आएंगे, सबके सब किसमें आएंगे? तो बुजुर्गा वर्ग में आएंगे, मध्यम वर्ग में, ठीक है। ये स्टेटमेंट की बात करेंगे डॉक्टर आरसी मजूमदार का था, ठीक है। 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, तो ये कहा था आपका कितना? AK दत्ता साहब ने और सोनी कुमार दत्त साहब ने, ठीक है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्टेटमेंट दिया था ये। अब विपिन चंद्र पॉल ने क्या कहा था? याचना की संस्था। क्या कहा था इसको कांग्रेस के बारे में? तो उन्होंने इसे याचना का संस्था बताया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, याद रखिए, ठीक है। अब चलेंगे आगे, ठीक है। हम कोई भीख नहीं मानते, हम केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार है, ठीक है, उसकी मीमांस किए बिना केवल एक ही शब्द स्वराज में सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि स्वराज जैसा आयरलैंड, कनाडा तथा अन्य ब्रिटिश उपनिवेश में प्रचलित है। यह कथन किसका? तो ये कथन दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से कब किया था, क्या बताओगे? या फिर कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग कब की गई थी? 1906 में की गई, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का आखिरी अधिवेशन था। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में बता दूं, 3 अधिवेशन का पार्टिसिपेशन किए थे ये। दूसरा अधिवेशन जो कि 1986 में था, उसके 1993 में, और उसके बाद 1996 हाँ, ठीक है, 1896 1886 हो जाएगा, ठीक है। 1893 और साथ में 1906 में, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे ये जो थे लिबरल पार्टी के चुनाव पे। लेबर पार्टी नहीं, जिसकी कल सरकार बन गई, ठीक है, लिबरल पार्टी, ठीक है। लिबरल पार्टी के टिकट पे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने थे। कब से कब तक रहे थे? 1892 से लेके 1895 तक रहे थे, ठीक है। किंग्सबरी से चुनाव जीते थे, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने पहली बार कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग रखी थी। तो इनका भी मांग था, पूछेगा कांग्रेस ने पहली बार मन से स्वराज की मांग कब रखी थी? तो 1906 ही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इससे पहले बहुत सारे नेता जो थे स्वराज वगैरह की मांग रखते थे, लेकिन पूरी पार्टी की सहमति नहीं होती थी। कांग्रेस के मन से जो बात रखी गई वो कांग्रेस की बात होगी, ठीक है। और ये कब रखी गई थी? तो 1906 में रखी गई थी, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक नरमपंथी राष्ट्रवादियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं था, ठीक है। भारतीयों की फौजदारी अधिकारों की रक्षा करना, ऐसा कोई मांग नहीं था, ठीक है, नरमपंथी लोगों का। नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदानों में भारतीयों के फौजदारी अधिकारियों की रक्षा शामिल नहीं था, बल्कि वो भारतीयों के दीवानी अधिकारों की रक्षा में सहायक रहे थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय समाज के निम्न से किस वर्ग की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में निष्क्रिय शिथिल रही, ठीक है। तो ध्यान रखें, क्या होगा? आमजन, ठीक है। उदारवादी चरण में मैंने बोला ना, आमजन की कोई भी भूमिका नहीं रही थी, क्योंकि उदारवादी नेता जो थे आमजन को अपने साथ जोड़ नहीं था। उनको लगता था आमजन अभी पढ़े लिखे है, और क्या होता ये विरोध किस तरीके से करते, संवैधानिक तरीका क्या होता, इसको अभी वो नहीं समझ पाएंगे, तो इनको जोड़ने की कोशिश नहीं किया, ठीक है। उदारवादी चरण में जो ज्यादातर लोग आपको देखेंगे वकील ही देखेंगे, ठीक है, या तो वकील होगा, या फिर डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, साहित्यकार होंगे, ठीक है।
आम लोग नहीं जुड़ पाते थे, ठीक है, ध्यान, क्योंकि रीजन क्या था, जो बात मैं आपको बता, क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण जनता के प्रति विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जाति एवं धर्मों में बटा हुआ है तथा इनके विचार एवं सोच संकृतता के ओतप्रोत है। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी मतलब क्या की, उपेक्षा की। ऐसा नहीं कि जनता जुड़ने की कोशिश नहीं किया, ठीक है, इन्होंने जुड़ने ही नहीं दिया। देखो उनका मानना था अभी के लोग जो जाति धर्म में बटा हुआ, उनका विचार जो होगा संकीर्ण होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब काफी मतलब चिपटा हुआ होगा, ठीक है। अतः उन्होंने राष्ट्रवादियों ने, ठीक है, उनकी उपेक्षा की, ठीक है। हालांकि गांधी आते इसी चीज को मतलब सबसे पहले तोड़ते जब 1916 में जब वो भाषण देंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, तो कहेंगे कांग्रेस अपने आप को, ठीक है, भारत के जन आंदोलन का मसीहा मानती है, लेकिन कांग्रेस में ये कुछ लोग ऐसे डॉक्टर इंजीनियर वकील बैठ के अपने आप को संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कहती है। ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। कांग्रेस की सॉरी भारत की आत्मा गाँव में बसती है, मजदूरों में बसती है, और तब तक ये संभव नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये संभव नहीं होगा जब तक मतलब भारत के विभिन्न गांवों से, ठीक है, सदस्य कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और उनकी बात को लेकर काफी वाहवाही हुई थी। गांधी जब जन आंदोलन जब शुरुआत करना शुरू करते 1920 में, तो उससे पहले गांव को समझते 1915 में भारत आते, 6 वर्षों तक भारत यात्रा पे होते। उसके बाद उन्होंने व्यापक पैमाने पे मतलब क्या किया, तो कांग्रेस से मतलब भारत के मजदूरों के, भारत के गाँव में रहने वाले लोगों को इन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है। 1930 से लेकर 1934 में आप देखोगे इनका मूवमेंट, जब जैसे 1922 में जब इनका फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और उसको कंस्ट्रक्टिव वर्क, ठीक है, रचनात्मक कार्यों में भी अपना ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे रचनात्मक कार्य क्या हो रहा है, कहीं पे सफाई नहीं है तो सफाई करना शुरू कर दिए, कहीं पे खुद ही मतलब झाड़ू लगाना शुरू कर दिए, ठीक है, दलित उत्थान के लिए मतलब काम करे थे, रचनात्मक कार्य था। गांधी जी के कार्यों से मतलब क्या हुआ, तो उनसे भी मतलब मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, ठीक है, दलित वर्ग, ये सब आसानी से जुड़ पाए, ठीक है। 1920 में जो आपका 1930 में आप देखोगे सबनी अवज्ञा आंदोलन जो था शुरू हुआ, तो उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, ठीक है। उसमें उन्होंने महिलाओं को पूरी तरीके से कनेक्ट कर दिया। 1942 के मूवमेंट पे तो महिलाओं का कितना बड़ा रोल था, ठीक है। तो ये सारे चीज थी। तो गांधी जी को जन नेता कहना उचित होगा। बाकी शुरुआती चरण में कोई भी जन नेता नहीं थे। तिलक जैसे पॉपुलर नेता थे, बट वो एक अपने क्षेत्र के थे, क्षेत्रीय नेता में थे, महाराष्ट्र में उनका बोलबाला था, ठीक है, जन नेता नहीं थे, ठीक है। गांधी जी अगर बात करेंगे इंडियन मूवमेंट के, अगर राष्ट्रवादी चरण में आप देखोगे, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखो पहला जन नेता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता नहीं था? तो लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो नहीं थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उदारवादी नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, दिनसा वाचा का नाम ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दिनसा वाचा, ठीक है। WC बनर्जी थे, कब रहे थे बताएंगे। SN बनर्जी थे, रास बिहारी बोस साहब थे, RC दत्त साहब थे, बैरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, PR नायडू साहब, ठीक है, आनंद चार्लू साहब, पंडित मदन मोहन मालवीय, सब के सब मतलब बहुत प्रमुख नेता थे, सबके सब उदारवादी नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, शिशिर कुमार घोष, अरविंद घोष, वरिंद्र कुमार घोष, ये सबके सब बात करेंगे तो उग्रवादी विचारधारा के क्या थे? समर्थक थे। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर क्वेश्चन में लिखा है कि उदारवादी नेता नहीं थे। हाँ तो नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे, ठीक है। जी जी सर। लाला लाजपत राय, लाल पाल बाल की बात करेंगे, इनका विचारधारा क्या था? उग्रवाद था, ठीक है। यहाँ पे घोष और बोस में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बोस अगर हो जाएगा, अगर यहाँ पे बोस हो जाएगा तो प्रश्न का प्रक्रिया, ये बोस क्या थे? उग्रवाद में विश्वास रखते थे। घोष क्या थे? घोष जो तो उदारवादी नेता थे, ठीक। 1907 में आप देखोगे सूरत अधिवेशन जो होता है, तो उसमें रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि उदारवादी थे। अगर बोस हो जाएगा तो क्या होगा? फिर उग्रवादी हो जाएगा। तो घोष अलग है, बोस अलग है, ठीक है। बोस जो थे दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हुए थे। उदारवादियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है। उदारवादियों ने इंग्लैंड के नागरिकों को भारत की यथास्थिति से परिचय कराने के लिए इंग्लैंड में प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल किया। वो चाहते थे इंग्लैंड के जो नागरिक जो है देखे से उनको यहाँ पे कितना अधिकार मिला, भारत में क्या स्थिति है, और वहाँ की सरकार जो है अपनी सरकार पर क्या बनाए? दबाव बनाए, ठीक है। विलियम डिग्बी ने नौरोजी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना इंग्लैंड में की। उदारवादियों के अनुरोध पर भारतीय वे की समीक्षा है तो सरकार ने बेल्वी कमीशन नियुक्त किया, ठीक है। इन लोगों ने एक लोकसभा आयोग का 1886 में नियुक्त किया था। बताना है कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है। इसका गलत पूछ रहा था कि सही पूछ रहा था? ठीक है, गलत लग रहा था, पूछ रहा था ना, असत्य कथन। तो B नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये तो सही है नहीं। इन लोगों ने लोकसभा आयोग 1886 में नियुक्त कराया। उदारवादियों के अनुरोध पर भारतीय वे की समीक्षा है तो, ठीक है, सरकार ने बेल्वी कमीशन नियुक्त किया। अब विलियम डिग्बी ने नौरोजी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना इंग्लैंड में की थी। विलियम डिग्बी ने
नौरोजी की अध्यक्षता में, तो यही गलत लिया है, आई थिंक पलट दिया है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन लीग की स्थापना की, तो उल्टा कर दिया है। दादा भाई नौरोजी का योगदान था, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? डिग्बी थे 1888 में इंडियन लीग। 1888 में नौरोजी ने इंग्लैंड में, ठीक है, भारतीय सुधार समिति की भी स्थापना की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जब 1960 में जब इसको कांग्रेस का जब अध्यक्ष जब इनको बनाया जाता तो उस समय भी ये कहाँ थे? उस समय भी इंग्लैंड में ही थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1907 बोल रहा हूँ, सॉरी, 1900 क्या होगा 6, ठीक है। आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदानों पर विचार करें, उदारवादी ने क्या योगदान दिया? तो इन्होंने साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, इन्होंने वैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिए, इन्होंने प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया, ठीक है। सारे ही स्टेटमेंट की बात करेंगे, सारे ही कथन क्या है? सही है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे, ठीक है, वो बंगाली और मराठा समाचार पत्रों के संपादक बनर्जी साहब की बात हो रही है। उन्होंने मिडलो मांटे सुधार के विरुद्ध आंदोलन चलाया, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला ही कथन सही है, वो इंडियन लिबरल फेडरेशन के संस्थापक थे। बंगाली और मराठा समाचार पत्रों का संपादक नहीं थे, मार्ले मिंटो सुधार के विरुद्ध आंदोलन नहीं किया था, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, यह भी गलत है, ठीक है। तो क्या इससे सही होगा? पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस छोड़कर पहला स्टेटमेंट कथन सही है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस, पहला कथन यह सही है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। दूसरा कथन गलत है, ध्यान रखिए, वे बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक थे और बाल गंगाधर मराठा के संपादक थे, ठीक। यहाँ पे दोनों साथ में दे दिया है ना, यहाँ पे केवल बंगाली होगा, मराठा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। तीसरा वाले की बात करेंगे, तीसरा कथन, यह कथन गलत है। उनका राजनीतिक जीवन की बात करें, नरमपंथियों की गिरती प्रतिष्ठा से प्रभावित था। उन्होंने 1909 के अल्पकालीन पार्लियामेंट्री सुधार का स्वागत किया, जिसका एक बड़ी भारतीय आबादी और नेताओं ने मजाक भी उड़ाया था, ठीक है। एक और घटना जिसने कांग्रेस के मध्यवर्तियों से जनता का विश्वास कम कर दिया, ठीक है, वह थी गांधी के सवनीय अवज्ञा की आलोचना। उन्होंने 1918 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों का भी समर्थन किया और स्वशासन की वकालत की, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार का समर्थन किया था। फिर 1919 में आपका मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता, उसका भी उन्होंने समर्थन किया। डेट मीन सिंपल सी बात है, आप असहयोग का मतलब एक तरह से विरोध कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों का समर्थन किया था। उसका उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। तो तीसरा कथन, चौथा कथन गलत है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन नामक भारत के पहले राजनीतिक संस्था की संगठन की स्थापना की, ठीक है, इनका एनआईसी में विलय कर दिया, ठीक है। तो ये इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे, कांग्रेस इसकी स्थापना आई थिंक 84-83 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इन्होंने मतलब अलग पार्टी नहीं था, बाद में चल के इसका कांग्रेस में आई थिंक 86 में इसका विलय हो जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मतलब इन्होंने अलग नहीं बनाया था, ठीक है। कांग्रेस छोड़ दिया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना नहीं की थी, कांग्रेस से पहले ही संस्था बन गया था, तो कांग्रेस छोड़ने का तो बात ही नहीं होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1905 में सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोखले साहब, ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान रखेंगे नहीं है। अब चलेंगे दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वो दक्षिण अफ्रीका गए, रंगभेद के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन में उनकी मदद की, ठीक है, ये भी ठीक है। गांधी जी ने गोखले को भारत में हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और श्रमिकों के राजकुमार का, क्या लिखा हुआ है भाई? गांधी जी ने गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और श्रमिकों का राजकुमार बताया, ठीक है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं था, ठीक है, गलत लिया है इसको। ये कथन क्या है? तो आपका गलत है, ध्यान में रखेंगे। अब तीसरा वाला, हाँ, तो 1-2 सही है। गोखले 1905 में सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया, ठीक है। वो दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद के खिलाफ गांधी जी के आंदोलन में उनकी मदद की, भी ठीक है। अब तीसरा कथन गलत है, ठीक है। कि गोखले जी का स्टेटमेंट जो था ना, तिलक के संदर्भ में था, उन्होंने तिलक को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और श्रमिकों का राजकुमार बताया था, ठीक है। ये कथन किनके संदर्भ में बात हो रही है? तो तिलक के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। और गोखले के राजनीतिक गुरु की बात करें, सॉरी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात करेंगे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? तो गोखले साहब जो थे उनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। अब आते हैं इनके बारे में और भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, इनका जन्म की बात करेंगे तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। महाराष्ट्र के सुकारात के नाम से प्रसिद्ध गोखले, ठीक है। प्रसिद्ध गोखले महादेव गोविंद रनाडे के शिष्य, ठीक है, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गोखले के गुरु कौन थे? गोखले के गुरु कौन थे? तो रनाडे साहब जो थे गोखले के गुरु थे। और गोखले किसके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?
तो 1905 के कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बनारस अधिवेशन। बनारस अधिवेशन। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा, ठीक है। और 1912 से लेके 1915 तक गोखले भारतीय लोकसभा आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गोखले साहब की बात करेंगे तो भारतीय लोकसभा आयोग के क्या थे? अध्यक्ष भी रहे थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बेटे 23 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या, धर्मपंथी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता के विचारों को लोकप्रिय बनाया, लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता के विचारों को लोकप्रिय बनाया। इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां केवल शिक्षित वर्ग तक ही मतलब क्या रखा? सीमित रखा। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। उनके आंदोलनों में, ठीक है, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार भी शामिल था। इन धर्मपंथी आंदोलन के संदर्भ में सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। उन्होंने लोकतंत्र तथा नागरिक स्वतंत्रता का विचारों को लोकप्रिय बनाया। इन नेताओं ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां केवल शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रखा, मतलब सर्वसाधारण वर्ग, गांव में रहने वाले कृषक, मजदूर वर्ग इसमें शामिल नहीं हो पाया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। उन्होंने आंदोलनों में सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार भी शामिल था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। जब कांग्रेस नेता मॉन्टेग्यू चेम्स्को रिपोर्ट के खिलाफ थे तो कई नरमपंथियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर उनका गठन किया, ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब भी थे ना। तो ध्यान रखें, इंडियन लिबरल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया था, उदारवादियों के द्वारा स्थापना किया गया था। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन के गठन मोनफोर्ड रिपोर्ट के बाद, इसको मॉन्टेग्यू चेम्स्को भी कहते हैं, के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाला नरमपंथियों द्वारा किया गया। इनमें प्रमुख नेता की बात करेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वन ऑफ थे, उन्होंने समर्थन किया था। तेज बहादुर सुप्रू की बात करें, एम.आर. जयकर। तेज बहादुर सुप्रू, एम.आर. जयकर के एक जगह पे बड़ा रोल था, एक मीटिंग को कंडक्ट कराने में, ठीक है, एक संधि को पूरा करवाने। बता सकते हैं किस संधि में इनका रोल था? एनीबॉडी? कल मैंने पढ़ाया भी था। ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। तेज बहादुर सुप्रू और एम.आर. जयकर ने मिलकर, ठीक है, गांधी जी का संधि किसी के साथ करवा दिया था। आप तो गांधी जी बता दिया, आप तो बता दीजिए कौन होगा। पूना पैक्ट नहीं होगा, और उसके अलावा और कौन सा हुआ था गांधी जी के साथ? दिल्ली पैक्ट। क्या होगा? दिल्ली पैक्ट होगा, ठीक है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। उसमें दो भारतीय नेता, तेज बहादुर सुप्रू और जयकर साहब का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। अब पूना पैक्ट करवाने में तो मदन मोहन मालवीय जी का योगदान था। गांधी जी के बिहाफ में उन्होंने ही मतलब क्या था, सिग्नेचर वगैरह किया था, ठीक है। तो तेज बहादुर सुप्रू और एम.आर. जयकर के योगदान से ही, ठीक है, गांधी इरविन समझौता हो पाता, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के मूल रूप में बंगला में की गई थी। क्या ये बात सही है? इस गीत को पहली बार 1895 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बात सही है? गलत है, 96 में। क्या होगा? 96 में होगा, ठीक है। चलिए, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, ये हमें बताओ आप, किसके द्वारा किया गया था? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। गीत को किनके द्वारा गाया गया था, तो क्या बताओगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीत गाने के लिए उन्हीं को बुलाया जाता था। 1911 वाला सेशन है, 1800 सेशन बहुत अच्छा गाते तो उन्हीं को बुलाते थे, ठीक है। यहाँ पर भी टैगोर साहब भी होंगे, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है? तो दोनों कथन की बात की गलत है, क्योंकि ये बंगला में नहीं था। किसमें हो जाएगा? संस्कृत में हो जाएगा, ठीक है। किसमें होगा? इस संस्कृत में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला भी स्टेटमेंट है, क्योंकि 95 की जगह पे क्या होगा? 96 होगा, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी, ध्यान में रखेंगे। उदारवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे अंग्रेजों ने स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो विधान परिषदों में उनका विस्तार को इन्होंने स्वीकार किया था, ध्यान रखेंगे। बाकी बहुत सारी, क्योंकि विधान परिषदों में विस्तार की बात करेंगे, आई थिंक 6 सदस्य जोड़े गए थे ना, 1892 में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे उनका मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। बेल्वी आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। आयोग का उद्देश्य क्या था? बेल्वी आयोग, ठीक है, मुद्रा के संबंध में सुझाव देना, भारत में फिजूल कर्जी की जांच करना, शिक्षा के विकास के अध्ययन, विश्वविद्यालय में सुधार करना। दूगो तो ऊपर का होगा नहीं, बाकी बताइए सीआरडी में कौन सही लग रहा है? फिजूल खर्ची की जांच, ठीक है। तो ध्यान रखें, बिल्कुल फिजूल खर्ची की जांच करने के लिए बेल्वी आयोग बनाया गया था, ठीक है। कब स्थापित किया गया था? ठीक है, 1895 में, ठीक है, 1895 में। इसका आधिकारिक नाम भारत के वे प्रशासन के रॉयल कमीशन था। दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ध्यान रखेंगे। तो बेल्वी आयोग भारत में फिजूल खर्ची की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित एक समूह था, 1895 में स्थापित किया। इसका आधिकारिक नाम भारत में क्या था? वे प्रशासन पे रॉयल कमीशन था, ठीक है। और इसके पहले जो सदस्य बनने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे 1893 में स्थापित भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य क्या था?
1893 में, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि 1893 में स्थापित भारतीय संसदीय समिति का यही काम था। और इस दौरान ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे आपके दादा भाई नौरोजी। कब से कब तक, मैंने अभी जस्ट थोड़ा पहले बताया था, कब से कब तक, 1892 से 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या रहे थे, सदस्य रहते। अगर मैं हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करूंगा तो वहाँ पे लोअर हाउस होता है हमारे यहाँ का लोकसभा, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, सर्वसाधारणों की सभा, आम सभा कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी पहले लोकसभा नहीं होता, आम सभा ही कहते थे। हालांकि 52 के आसपास शायद उनका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। अपर हाउस को वहाँ पे क्या बोलते हैं ब्रिटेन में, हमारे यहाँ तो राज्यसभा होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लॉर्ड्स की बात करेंगे, अमेरिका में सीनेट हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वहाँ पे लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलते आगे देखेंगे यहाँ पे। तो 1893 में सर विलियम संसद सदस्य बने। भारतीय संसदीय समिति की स्थापना की, जिसमें विलियम बेडनवर्ग के बारे में जानते हैं ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे ना। डब्ल्यू केन, लॉर्ड क्लाइड केन ने काम किया और कुछ स्वतंत्र श्रमिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त करके संसद में भारतीय समस्याओं के उनके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये विलियम ही थे जो कांग्रेस के अन्य समर्थकों की मदद से इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन करने पे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पारित करने के सक्षम थे, ठीक है। अब भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा कब हुई थी फर्स्ट टाइम? 1800 का 96 नहीं, 1922 में। कब हुआ था? जी 1922 में 1922 में, इलाहाबाद ठीक है। में। हाँ, इसने प्रोत्साहित किया कि क्या बेडेनबर्ग और उन्होंने गठबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय संसदीय समिति के गठन पर चर्चा करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ प्रमुख, ठीक है, स्वतंत्र सदस्यों को, ठीक है, अपने रात्रि भोज में आमंत्रित किया था और कई विशेष रूप से भारतीय में रुचि रखने वाले बीच कार्रवाई का निर्देश दिया, ठीक है। 1899 से 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेडेनबर्ग एक बार रहे थे कि 2 बार रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? 2 बार थे कि 1 बार थे? 2 एक बार बार थे तो ये। बने थे, 2 बार थे, ठीक है। बेडेनबर्ग 2 जी बार थे, हेनरी कॉटन 1 बार 1910 थे, में भी जॉर्ज उन्होंने यूले, अध्यक्षता किया था। हाँ ठीक है, तो जॉर्ज यूले भी थे, हेनरी कॉटन भी थे, बेडेनबर्ग भी थे, एक और भी था, एक नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक 4 रहे थे ना ब्रिटिश, एक बार देख लीजिएगा। एक प्रश्न और भी, इसको देखिए, 29 नंबर प्रश्न बहुत खूबसूरत है। वर्ष 1905 में बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार रखना है। समितियों के संगठन के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। ये स्वयं सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्य का पक्ष समर्थक था। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए गए। बताना निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, तो सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किए, ठीक है। स्वयं सेवा अथवा आत्मशक्ति के रचनात्मक कार्यक्रम का पक्षपद समर्थक था। इनका मानना था तो भाई साहब, अगर आपको आजादी लेनी है तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा, आप निर्भरता नहीं रह सकते हो, ठीक है। इन्होंने 2 लोगों को जोड़ दिया, ठीक है। जन संगठन इसकी विशेषता थी, समिति के माध्यम से, और श्रमिक हड़तालों के माध्यम से जन संगठन इसकी विशेषता थी। ये भी आपका सही है, ठीक है। कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया। इसमें विभिन्न समितियों के माध्यम से लोगों का संगठन बनाया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन पे मतलब क्या किया गया, जोर दिया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक प्रश्न और भी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान साहित्यिक, तकनीक और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं भी क्या थी, यहाँ पे स्थापित किया था, ठीक है। अब 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में की गई थी, 15 अगस्त। कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज भी प्रारंभ हुआ, जिसके प्रधानाचार्य कौन बनाए गए थे, तो अरविंद घोष बनाए गए थे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष को इनका प्रधानाचार्य बनाया गया था। अरविंद घोष की बात करेंगे, इस कांड से जुड़े थे, किस कांड से जुड़े हुए थे? अरविंद घोष का नाम किस कांड में निकल कर रहा था, ठीक है, अलीपुर, ठीक है, ध्यान रखें, अलीपुर, ठीक है। अलीपुर बम कांड में फंस चुके थे, ठीक है। काफी मात्रा में गोली बारूद बम बरामद हुआ था, साथ में अरविंद घोष भी पकड़े गए थे। हालांकि बाद में उनको बहुत ही मुश्किल से इनको बचा के निकला गया। इनका वकालत किसने किया था? अरविंद घोष जी का वकालत किसने किया था? ठीक है, ध्यान रखें, CR दास ने, चितरंजन दास ने किया था, ध्यान में इसको रखना है, क्या नाम है इनका, चितरंजन दास ने, ठीक है। अब आते स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में समाज के निम्नलिखित वर्गों का योगदान दिया था। उच्च वर्ग, जमींदार वर्ग, किसान वर्ग और मुसलमान, ठीक है। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन समाज में विभिन्न वर्गों के योगदान पर विचार कीजिए। उपयुक्त वर्गों किस वर्ग को प्रभावित करने वाले आंदोलन पूर्णतः असफल साबित हुआ? तो सिंपल सी बात है, देखिए 3 और 4 नहीं मिल पाए,
क्योंकि स्वदेशी आंदोलन आप देखोगे ना, थोड़ा सा आप देखना उसमें थोड़ा सा कहीं न कहीं से हिंदुत्व से प्रभावित था, क्योंकि इसके जो प्रमुख नेता थे तिलक जैसे नेता, जो कि हिंदुत्व के ऊपर बात करते थे। तिलक जी ने गणेश उत्सव वगैरह, शिवाजी उत्सव, इन वगैरह को प्रारंभ किया था। इनके ऊपर थोड़ा सा ये जरूर था, ये थोड़ा हिंदुत्व के ऊपर प्रभाव रखते थे, इसलिए मुसलमान जो थे इनके सपोर्ट में नहीं आए। ठीक है, अब मुसलमान इसलिए सपोर्ट में नहीं आए क्योंकि स्वदेशी आंदोलन किस वजह से प्रारंभ हुआ, तो बंगाल विभाजन की वजह से प्रारंभ हुआ। अब बंगाल विभाजन का मुस्लिम लीग ने, प्रमुख मुसलमान नेताओं ने समर्थन किया था। रीजन क्या था कि बंगाल में जो ईस्ट बंगाल जो पड़ता था ना, वहां पे बड़े बड़े जमींदार जो थे हिंदू थे, और मुसलमान जो थे रैयत थे, किसान थे, छोटे थे। जमींदार के खिलाफ किसानों की हमेशा मतलब शिकायत ही होती थी, इसलिए जमींदार हिंदू बड़े बड़े जमींदार होने की वजह से मुसलमानों ने समर्थन नहीं किया। हालांकि ये नहीं कहूंगा कि भारत के सारे मुसलमानों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों ने इसका क्या क्या विरोध किया। किसान वर्ग भी इसमें नहीं जुड़ पाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे 3-4 लोगों ने क्या किया, समर्थन नहीं किया। बाकी उच्च वर्ग के लोगों का समर्थन था, जमींदार वर्ग के लोगों का भी इसमें समर्थन था। जमींदार वर्ग का लोगों का क्या समर्थन था, इसको आप 2 नंबर ऑप्शन को 4 नंबर ऑप्शन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि या ईस्ट बंगाल हो, अभी वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, तो सभी जगह पे जो थे उच्च वर्ग में जमींदार लोग जो थे इनके विरोध में थे, क्योंकि बंटने से इनकी क्या हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, और किसान वर्ग इसमें विरोध में थे, बिल्कुल रीजन सिंपल है, वही जमींदार वाला। मुसलमान भी विरोध में थे, क्योंकि ईस्ट बंगाल में जो बड़े बड़े जमींदार जो थे वो कौन थे, हिंदू थे, और मुसलमान वहां पे क्या थे, किसान थे, इस वजह से भी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, इसलिए असफल हुआ। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, एंड्रू फ्रेजर। एंड्रू फ्रेजर के संबंध में एक और भी चीजें निकल कर आती है, काफी चर्चा एग्जाम में पूछा जाता है। एक आयोग बनाया गया था, किस कमीशन का आयोग था, एंड्रू फ्रेजर। कर्जन नहीं बनाया था इसको, जो कि उसके बाद आज तक भारत में कभी हुआ ही नहीं कर्जन के समय से, जो कि होना बहुत जरूरी है। पुलिसिंग सुधार। ठीक है, अरे फ्रेजर आयोग तो नाम ही है, मैंने बोला किससे जुड़ा, पुलिसिंग के लिए। ठीक है, पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर कमीशन बनाया गया था कर्जन के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बंगाल के उस समय का लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल कह लीजिए, ठीक है, कौन थे, एंड्रू फ्रेजर साहब थे। ठीक है, 1905 से 1906 के समय बंगाल का गवर्नर की बात करेंगे तो एंड्रू फ्रेजर थे। ठीक है, और उस समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे, तो कर्जन साहब हो जाएंगे। ठीक है, इस कार्य में हिंदू एवं मुसलमानों का मतभेद पैदा करके फूट डालो राज्य करो की नीति का क्रियान्वयन करने का भी सफल प्रयास किया गया। ठीक है, H.W. नेविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, ये कहाँ के पत्रकार थे, ये ब्रिटिश पत्रकार थे। क्या नाम था इनका, H.W. नेविंसन। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जो थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। विदेशी पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ से जुड़े थे। उन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली कॉन्टिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। नाम ध्यान रखें, मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली कॉनिकल के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। बाद में उन्होंने इस रिपोर्ट को, ठीक है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया पुस्तक में संपादित किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया किनकी पुस्तक है, तो ध्यान रखें W. नेविंसन की पुस्तक है। इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो स्वदेशी मूवमेंट से संबंधित है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश पत्रकार थे, इन्होंने यहाँ पे रह के इन सारी चीजों का विस्तृत विवरण दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना और कमजोर करना था। बिल्कुल, कर्जन की प्राशंसिक असुविधा का आरोप लगा कर बंगाल के 2 भागों में बांट दिया, तो दोनों रीजन सही है। ठीक है, रीजन पहला तो इनका वास्तविक उद्देश्य यही था भाई राष्ट्रवाद को कमजोर करना है, और दूसरा रीजन जो था उसने बोला कि भाई साहब ऐसी बात नहीं है, प्रशासनिक असुविधा हो रही, क्योंकि बंगाल डेट टाइम बहुत बड़ा था। पूरा बंगाल देख लीजिए, अभी वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश मिला वो भी मिला हुआ था, बिहार भी डेट टाइम शामिल था, ओडिशा भी शामिल था, छत्तीसगढ़ भी शामिल था, झारखंड भी शामिल था। मतलब समझ रहे हैं, मतलब अकेले अगर बंगाल की बात करेंगे तो ब्रिटेन से लगभग 20-25 गुना बड़ा हो जाएगा। ब्रिटेन एक छोटा सा टापू है, इतना बड़ा बंगाल था। तो इन्होंने मतलब बोला प्रशासनिक असुविधा के आधार पे, ठीक है, बंगाल का विभाजन किया। लेकिन मुख्यतः उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य जो था राष्ट्रवादी गतिविधि को मतलब क्या करना, कम करना था। ठीक है, इसका दोनों के दोनों ऑप्शन की बात करेंगे। वाटर स्टेटमेंट ट्रू। एक ऑप्शन आर भी है, उस समय पूर्वी बंगाल में असम और पूर्वी बंगाल में असम और पूर्वी बंगाल में चटगांव, ढाका, राजशाही जिले शामिल थे। तो इसका सारे ही सारे लिए है ना सही, हाँ ठीक है, सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। ठीक है, बंगाल विभाजन के निर्णय की बात करेंगे। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। और लागू कब होता है, निर्णय की घोषणा करना लागू कब से होता है, ध्यान रखेंगे, तो 16 अक्टूबर 1905 को। हाँ सर 19 जुलाई इसका जो प्रारूप था वो आम जनता के सामने रखा गया था, और 20 जुलाई को घोषणा की गई थी ना इसका। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, 20 जुलाई भी दिया रहता है। ठीक है,
और इसको लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 20 जुलाई का प्रस्ताव पारित हुआ था। कह सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए जी 19 या 20 जुलाई होगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, कहीं कभी 19 भी रहता, कहीं कभी 20 भी रहता। 20 जुलाई ही देखिए कई जगह पे। 19 को पेश हुआ था और और 20 को पारित हो गया था। हाँ, एक दिन में ये लोग कोई काम करते नहीं थे, ठीक है। 16 अक्टूबर को क्या होता है? बंगाल विभाजन लागू हो जाता है, ठीक है। और इसी के संदर्भ में एक विरोध आपको देखने को मिलता है। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसी मीटिंग में निर्णय लिया जाता है, भाई साहब स्वदेशी आंदोलन का घोषणा करो। और मीटिंग से जब लोगों जो बाहर जब निकलते हैं तो उसी जब वंदे मातरम वगैरह इस सबका नारा चल रहा था, ठीक है। अब हमें बता, दक्षिण भारत में ही मूवमेंट फैला, ठीक है। दक्षिण भारत में आंदोलन का क्या नाम था? स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे, दक्षिण भारत में भी चला, लेकिन इसका नाम बदल गया था। वहां पे क्या नाम था साउथ इंडिया में? उसका नाम क्या था? वंदे भारत, क्या नाम था यार? वंदे मातरम की कुछ नाम ऐसे ही रखा गया था ना दक्षिण भारत में, वंदे मातरम आंदोलन। एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन वहां पे नाम क्या था? सर बदल जो गया था। चिदम्बरम पिल्लै ने किया था मद्रास में। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वहां पे वंदे मातरम की समथिंग कुछ नाम रखा गया था, दक्षिण भारत में उसका नाम क्या होता? बदल जाता। हालांकि होगा ये क्वेश्चन इसमें। बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान बंगाल एवं देश के अन्य हिस्सों के निम्न में से किस वर्ग ने पहली बार सक्रिय राजनीतिक में भाग लिया? ठीक है, तो शहरी छात्र थे, ग्रामीण छात्र थे, महिलाओं का भी इसमें पार्टिसिपेशन आपको देखने को आपको मिलता है, ठीक है। इस आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि इनमें स्त्रियों की भागीदारी भी रही थी, ठीक है। बंगाल विभाजन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ घटनाओं इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो किया गया, स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम भी थे, ठीक है। विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत नहीं किया गया, ठीक है, बहिष्कार किया गया। देशी उद्योगों का प्रोत्साहन भी दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखना। वैलेंटाइन सिरोल की बात की, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसको पुस्तक का हेडलाइन था इंडिया अनरेस्ट, और इसका नायक किसे बताया गया था? तो तिलक महोदय को बनाया गया था, ठीक है। तिलक को। तो इसके बाद तिलक साहब ने मानहानि की दवा भी कर दी थी, ठीक है। 1907 में ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलक को गिरफ्तार करके कलकत्ता के अलीपुर जेल में बंद रखा गया। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान में रखेंगे, पहला वाला कथन की बात के सत्य है, दूसरा वाला गलत है। 1907 में तो कहीं पर 1908 देखा मैं इनकी गिरफ्तारी का, ठीक है। इनको गिरफ्तार करके बर्मा के मांडली जेल में भेजा गया था, ठीक है। कौन से जेल में? बर्मा के मांडली जेल में। 1908 में पढ़ा था, एक बार इसको भी चेक कीजिएगा, ठीक है। 1908 से लेकर 1914 तक जेल में थे, 6 वर्ष की सजा हुई थी। सर और मांडले में 6 वर्ष का कारावास हुआ था ना। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन तारीख 1908 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1907 लिखा हुआ है, इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। बाकी पहला वाला सही, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। नायक इनको बनाया था, तिलक महोदय को बनाया था, तिलक जी ने केस कर दिया था, हालांकि केस हार गए, दूसरी बात है, ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, विधान चंद्र राय, ठीक है। विधान चंद्र राय किसी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे, किस राज्य के बने थे? ठीक है, आदि स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करके, ठीक है, जेल में। विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के रूप में भारत में एक डे मनाया जाता है, कौन सा डे है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि बीत गया, क्या आने वाला नहीं, बीत गया। कौन सा डे है? चल गया। डॉक्टर डे वेरी गुड, ठीक है, डॉक्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। विधान चंद्र रॉय कहाँ के मुख्यमंत्री थे? वेस्ट बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, आजाद वेस्ट बंगाल के, ठीक है। और डॉक्टर डे इनके दिवस के ऊपर मनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं निम्न कथनों पर विचार के नीचे दिए गए कूट में चुनकर उत्तर दे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि आत्मनिर्भरता पर दिया जाने वाला जोर था, बिल्कुल। सेल्फ डिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोले गांधी जी ने स्वदेशी की प्रेरणा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन से भी लिया था, क्योंकि वो भी मतलब चाहते थे, खादी को क्या मतलब आत्मनिर्भरता के प्रतीक मानते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी सीख जो थी यहीं से मिली थी। संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वदेशी आंदोलन अनेक परिणाम हुए। राष्ट्रवादी काव्य गद्य पत्रकारिता का विकास किया गया, यानी कि स्वदेशी और मतलब वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी बहुत अधिक, जैसे पीसी रॉय जैसों ने मतलब केमिकल फैक्ट्री वगैरह का जो स्थापना किया था, ठीक है। साउथ में जाओगे तो वहाँ पे अपना स्टीम नेविगेशन कंपनी बना था, जो कि अपना 3-4 शिप लोग लंदन पहुंच जाता व्यापार के लिए। तो व्यापारिक क्षेत्रों में भी, ठीक है, राष्ट्रवादी काव्य में भी, पद्य में भी, गद्य में भी, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको बहुत अधिक आपको विकास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के अनेक परिणामों में से कौन सा एक शामिल नहीं था? ठीक है, राष्ट्रवादियों ने देश भर में साहित्यिक, तकनीकी और शारीरिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था स्थापित की, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की, ये भी सही है। इस दौरान कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना, इसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी सही है। राष्ट्रवादियों ने इस आंदोलन के पश्चात विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया, तो ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। और पीसी रॉय साहब के बारे में मैंने बात किया था, इन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। और पीसी रॉय साहब को भारत में, ठीक है, रसायन विज्ञान के पिता भी आई थिंक कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री के कुछ नाम से इनको पीसी रॉय जी को जाना जाता है। इन केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया था, ठीक है।
तो ये आप देखोगे विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, व्यापार के क्षेत्र में प्रगति क्या है, स्टीम नेविगेशन कंपनी, ठीक है, महाराष्ट्र के कोई नेता थे, क्या नाम थे, चिदम्बरम पिल्लई के कुछ नाम भूल रहा हूँ, शायद वही थे उनके, सॉरी साउथ में, तो वहां पे भी वो खोला गया था। तो व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, सब में जो था लोग जो थे आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल के युवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फलस्वरूप सरकार ने छात्रों की सहभागिता को दबाने के लिए निम्न से कौन से कदम नहीं उठाया, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा कदम नहीं उठाया। जिन स्कूलों में कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे उन्हें प्राप्त सहायता में विशेषाधिकार छीन लिए और उन विश्वविद्यालयों को असंबद्ध कर दिया, ये तो ठीक था। जिन स्कूलों में कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय थे उन छात्रों पर छात्रवृत्ति परीक्षाओं में बैठने पर रोक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कुछ स्कूलों में कॉलेजों छात्रों को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये तो नहीं, मृत्युदंड की सजा नहीं दिया गया था, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में जो भाग लेने वाले जो छात्र जो थे ना उनका मृत्युदंड की सजा नहीं दी गई थी, यहाँ तक उसके स्कूल से निकाल दिया गया, उनको छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया गया, नौकरी में उनको शामिल होने पर रोक लगा दी गई, छात्रों पर जुर्माना लगाया गया, लाठीचार्ज किया गया, पीटा गया, लेकिन मृत्युदंड का प्रावधान नहीं था, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, बंगाल विभाजन के बाद किसके प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमानों में एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे बंगालियों में बंगाल के दो टुकड़े के अटूट एकता के प्रतीक के रूप में। देखिए बंगाल, ईस्ट बंगाल की बात करें, भले ही वहाँ पे मुसलमान जनसंख्या, इस्लाम की जनसंख्या वहाँ पे ज्यादा थी, लेकिन दे लव देयर कल्चर, दे लव देयर लैंग्वेज, ठीक है, वो बंगाली भाषा को नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है। और बहुत पहले की बात करेंगे, एक बार जिन्ना जब आजाद हुआ, पाकिस्तान जब आजाद नहीं कह सकते, बंटवारा जब हुआ, तो जिन्ना मतलब जाता है और बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में जाके भाषण देता है। तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, जितना जल्दी हो सके बंगाली लोग बांग्ला भाषा को छोड़ के उर्दू भाषा को अपना ले। उसके बाद बंगाल में, ईस्ट बंगाल में आप देखोगे दंगा शुरू हो जाता है, क्योंकि बंगाली अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, हालांकि वो इस्लाम मुसलमान समुदाय से बिलोंग रखे थे, लेकिन अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है। भले ही दोनों समुदाय अलग थे। अब वेस्ट बंगाल में आप देखोगे डेट टाइम का, अभी का वेस्ट बंगाल, उस समय का बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, तो वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, मुसलमान वहां पे अल्पसंख्यक थे। ईस्ट बंगाल का उल्टा कंडीशन था, वहां पे मुसलमान बहुसंख्यक थे, हिंदू वहां पे अल्पसंख्यक थे। इसी को तोड़ना चाहता था करजन, लेकिन उन दोनों को जो आपस में जो जोड़ने का जो काम करता था, उनका व्यापार जोड़ता था, उनका कल्चर जोड़ता था, उनका भाषा उनको जोड़ता था, और इस चीज में बहुत एकता थी। व्यापार की बात करेंगे तो बिल्कुल व्यापार में आप देखोगे तो बंगाल उस समय जूट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। तो जूट उत्पादन जो होता था कहाँ होता, ईस्ट बंगाल में होता था, लेकिन सारी की सारी फैक्ट्रियां कहाँ थी, वेस्ट बंगाल में थी। इसलिए जूट उत्पादन में भारत का एक छत्र राज्य था, लेकिन आजादी के कुछ दिन के बाद आप देखोगे दोनों मतलब अजीब कंडीशन हो गया। मतलब फसल कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट बंगाल में, अब फसल को प्रोसेसिंग करने के लिए फैक्ट्री कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। बहुत समय लग गया भारत को आत्मनिर्भरता इसमें दिखाने के लिए। बाद में अब संविधान का भी आप पढ़ोगे ना, तो उसमें विशेष मतलब जो सुविधा दी जाती है, बिहार बंगाल वगैरह सबको जूट उत्पादन के लिए विशेष मतलब राशि दी जाती थी कुछ दिन तक, ताकि जूट उत्पादन को बढ़ावा दिया। तो बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी, और इसका परिणाम आगे चल के देखोगे तो 1971 में जब बांग्लादेश अगर टूटता है तो उसमें भाषा का बहुत बड़ा योगदान था। अब बंगाली भाषा का कॉमेमोरेट करने के लिए एक दिन भी मनाया जाता है, ठीक है, बंगाली भाषा को लेकर डेट भूल रहा हूँ, लेकिन वो भाषा दिवस जो बंगाली भाषा को ही मतलब कॉमेमोरेट किया जाता है, ठीक है, उसको याद किया जाता है, जो कि इवन वो डेजिग्नेटेड डेट है वो। बंगाली में बंगाल दो टुकड़े करके अटूट एकता के प्रतीक थे। हिंदू मुसलमानों एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांध दिया, इसका विचार किसने रखा था, तो टैगोर साहब ने इसका विचार रखा था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। 16 अक्टूबर, हाँ ठीक है। बंग भंग विरोधी था ना राखी दिवस, हाँ ठीक है, 16 अक्टूबर को ही, जिस दिन घोषणा पूरी तरीके से हो गई थी, उसके बाद में मनाया गया था। अब बिहार में भी एक था, ठीक है, बिहार में दरभंगा को शिक्षक के नाम तो भूल रहा हूँ, वो टैगोर साहब के विचार से प्रभावित होकर बिहार में भी राखी दिवस मनाया गया। तो दरभंगा के कोई शिक्षक है, नाम भूल रहा हूँ, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि बिहार में सतीश चंद्र चक्रवर्ती। हाँ सतीश चंद्र चक्रवर्ती, हाँ सही लग रहा, बिल्कुल वही सतीश चंद्र चक्रवर्ती। टैगोर साहब को बहुत मानते थे, उन्हीं को याद करते हुए इसको किया गया, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे तो कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन के साथ ही भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नरमपंथियों के नेतृत्व के पहले विरोध आंदोलन का कोई खास परिणाम नहीं निकला। कांग्रेस सरकार ने बंगाल के दो भागों, खासकर पूर्वी बंगाल की सरकार ने हिंदुओं मुसलमानों को फूट डालने में बड़े प्रयत्न किए। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे। बहुत स्टेटमेंट करेक्ट, निम्नलिखित दोनों सही, ठीक है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उग्र राष्ट्रवाद के उदय के लिए महत्वपूर्ण कारक माना जा सकता है, ठीक है।
तो बंगाल गोपनीयता कानून 1904 द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता का दमन किया गया। तत्कालीन घटनाओं ने यूरोपीय अजयता के मिथक को तोड़ दिया। भारतीय समाज में पश्चिम प्रभाव की बढ़ती प्रवृत्ति, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण माना जाता है, ठीक है। तो सारे ही सारे तो सही लग रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, केवल बी लिया है इसका, ठीक है। तत्कालीन घटनाओं ने यूरोपीय अजयता का मिथक को तोड़ दिया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसको क्यों लिया है, क्योंकि देखिए कि युद्ध होता है 1905 में। जापान जो था छोटा सा था, ठीक है, बहुत छोटा सा था। 1905 में भारत पर जापान और रूस युद्ध में, ठीक है, जापान जो था बुरी तरीके से मतलब रूस को पराजित करता है, जो कि कई 100 गुना मतलब जापान से बड़ा मतलब रूस होगा, ठीक है। ये हो गया। उससे पहले भी एक दो युद्ध में आप देखोगे तो मतलब क्या होता है, यूरोपीय सेना मतलब पराजित होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे इटली इथोपिया से हार जाता है, ठीक है। जापान के द्वारा मतलब क्या रूस को पराजित कर दिया जाता है। बोअर युद्ध में मतलब गंभीर मतलब परिणाम आपको देखने को मिले, जिसमें बोअर जो था पहला बोअर युद्ध में ब्रिटिश सेना को बुरी तरीके से हराया था। ये सब बाहरी घटनाएं जो थी, जो कि मतलब यहाँ पे इन सबसे प्रेरणा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी वजह से संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया, क्योंकि उनको लग गया था संवैधानिक आंदोलन से इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इनको हराना है तो फिर से क्रांतिकारी मूवमेंट की शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। रीजन क्या था, जापान एशियन देश था ना, इथोपिया का अफ्रीकन तो था। अब बोअर जो थे गुलाम थे, बोअर लोग जनजाति लोग थे, उन्होंने मतलब ब्रिटेन को पराजित कर दिया। इन सब का प्रभाव आपको भारत में भी आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। उग्रवादी विचारधारा के समर्थकों की प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करना। स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य लक्ष्य उन्होंने स्वराज माना। राष्ट्रीय क्रियाकलापों में भारतीयों की अप्रत्यक्ष भागीदारी और अपने उदार के लिए भारतीयों को स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। ये तो इनका था ही, अब पहला भी इनका बात करेंगे, सही है, ठीक है। राजनीतिक क्रियाकलापों में भारतीयों की अप्रत्यक्ष भागीदारी नहीं था, डायरेक्ट इन्वॉल्व ये रखते थे, ठीक है। बंगाल विभाजन के परिणामों के निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम असत्य है। तो धर्म और जाति के आधार पर बंगाल के 2 भागों में विभाजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये गलत नहीं है। बंगाल विभाजन के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम असत्य है। तो बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो ये गलत दिया। धर्म और जाति के आधार पर बंगाल के 2 भागों का मतलब क्या करना था, विभाजन करना था। मुख्यतः क्या था, बंगाल विभाजन के तहत, बिल्कुल ठीक है, बंगालियों के भाषा धर्म के आधार पर 2 भाग में विभाजित किया गया, ठीक है। भाषा धर्म के आधार पे, जातीय धर्म के आधार पे नहीं, ठीक है। लेकिन रीजन क्या बताया कर्जा ने, प्रशासनिक, ठीक है, हाँ, प्रशासनिक मतलब क्या, गतिरोध, ठीक है। लेकिन रीजन क्या था, बंगालियों के भाषा धर्म के ऊपर मतलब इनका क्या किया गया, विभाजन किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। स्वशासन अथवा, ठीक है, स्वशासन अथवा स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई, ठीक है, प्रगति, न कोई उपयोगी उपलब्धि और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यह कथन किसका है, स्वराज के संदर्भ में ये कथन की बात करेंगे तो ऑप्शन देखिए किनका स्टेटमेंट है। तो ये तिलक का है, ठीक है। तिलक जी ने भी कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब मैं इसके लेकर ही रहूंगा, ठीक है। इनका जन्म की बात करेंगे तो 1956 में इनका 1856 में इनका जन्म हुआ था। अब मृत्यु इनका 1920 में इनका मृत्यु हुआ था, जिस दिन भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन इनका देहांत भी हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने अगरकर के सहयोग से कम खर्च में शिक्षा उपलब्ध कराने हैं तो 1900 में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल भी खोला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर भी रहूंगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तिलक ने तो दिया था, लेकिन कहाँ पे दिया था, तो ध्यान रखना लखनऊ अधिवेशन में दिया था, ठीक है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे चला जाएगा, मैं सभी लोगों को बोलूंगा यूट्यूब का लिंक नीचे डाला हुआ है, आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और अगर मन न करे से हम इसका, जैसे आपने इसका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया या फिर आपका ओरिजिनल पुस्तक नहीं है, तो मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो नॉलेज है और इसमें जो लिखा वो भी बता रहा हूँ, तो आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी सुनकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते थे। यूट्यूब का लिंक नीचे है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग जाती है। इससे पहले भी 4 रिकॉर्डिंग गई है, काफी लोग देखते हैं, 500-700 लोग देखते हैं एक वीडियो पे, तो काफी अच्छा व्यूज भी गया। तो आप लोग चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा। वहाँ पे आप करंट अफेयर्स के रिवीजन कर सकते हैं। मेरे द्वारा परफेक्शन है इसके, सारे करंट अफेयर्स करवाए गए। मतलब एक ऐसा चैनल है ना जहाँ पे केवल बीपीएससी के लिए, फालतू का कोई चीज नहीं देखने को मिलता है। अन्य चैनल बीपीएससी के लिए है, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत है, लेकिन ये प्रॉपर बीपीएससी को समर्पित है। ऐसा चैनल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और मैं अलग से वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्लास रिकॉर्डिंग ही डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता है, ठीक है। तो सबके सब क्लास रिकॉर्डिंग ही है, आप ही लोग के द्वारा बोला गया सुना गया शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लिंक होगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इस आंदोलन ने जन सामान्य में राजनीतिक चेतना का प्रचार किया, तो सही है। इस आंदोलन ने गांव का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्जन्म किया, ध्यान रखेंगे। आंदोलन के फलस्वरूप पश्चिमी शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ।
इससे स्वदेशी एवं भारतीय उद्योगों का प्रोत्साहन मिला। ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो 1, 2, 4 तो सही, बाकी तीसरा गलत है। आंदोलन के फलस्वरूप पश्चिमी शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ नहीं। पश्चिमी शिक्षा नहीं, देसी शिक्षा का विकास होता है, देसी स्कूल भी स्थापित किया जाता है। तो पश्चिमी शिक्षा वाला क्या है, गलत है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख उपलब्धियों पर विचार करना। देश प्रेम और राष्ट्रीयता में तीव्र प्रसार में सहयोग, ठीक है। लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार, ये भी आपका ठीक है। इसने उपनिवेशी विचारों में संस्थाओं की मंशा को उजागर किया, ये भी ठीक है। इस आंदोलन से प्राप्त अनुभवों का भावी आंदोलन में सहायता मिली, तो ये भी आपका ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। क्योंकि विरोध वगैरह जो किया गया था यहीं भी किया गया था ना, आगे चल के इसी का प्रेरणा तो आगे के राष्ट्रीय आंदोलन में भी आपको देखने को मिलता है। आत्मनिर्भरता कहाँ से आई थी? स्वदेशी आंदोलन से तो आत्मनिर्भरता आई थी। तब गांधी जी ने बोला था भाई साहब पशुपालन करो, चरखा को अपनाओ, ठीक है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दो, ठीक है, लघु उद्योग को, छोटे वाले उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ाओ, ताकि लोगों में क्या आत्मनिर्भरता बने। ठीक है, गांधी जी बोला देखिए इंसान को साल में 2 कपड़े पर्याप्त होते हैं, खुद बना सकते हो, क्यों विदेशी कपड़े को खरीदे। तो आत्मनिर्भरता कहीं ना कहीं से स्वदेशी मूवमेंट से ही प्रेरित था। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखोगे। आप चलेंगे आगे, देखेंगे बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विभाजन के पीछे मुख्य विचार 3 प्रांतों को होना, बंगाल में पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, असम शामिल थे। ठीक है, बंगाल के विभाजन का ब्रिटिश निर्णय अगस्त 1904 में सार्वजनिक कर दिया गया। ठीक है, और बात करेंगे विभाजन में के कारण विभाजन का जनसंख्या वृद्धि थी जो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी हो गई थी। ढाका पूर्वी बंगाल की राजधानी बन गई। सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है ना, तो 2 ऊपर के गलत है, 2 नीचे के सही है। ठीक है, विचार यह था कि प्रांत हो, 2 प्रांत हो। ठीक है, ध्यान रखो, एक पश्चिमी बंगाल के साथ साथ बिहार, ओडिशा प्रांत और पूर्वी बंगाल में असम को शामिल करना था। इसलिए कथन एक गलत है, 3 प्रांत का प्रस्ताव नहीं था, 2 प्रांत था। पश्चिम बंगाल में कौन कौन था? बिहार, ओडिशा। ठीक है, पूर्वी बंगाल में किसको शामिल कर देंगे? असम को शामिल कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि बंगाल के विभाजन का ब्रिटिश सरकार के निर्णय दिसंबर 1903 में सार्वजनिक कर दिया गया था, न कि 1904 में। निर्णय के लिए दिया गया आधिकारिक कारण यह था कि 78 मिलियन डेट टाइम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 करोड़ 80 लाख। ठीक है, ब्रिटिश भारत की आबादी का लगभग 1/4। ठीक है, ध्यान रखें, ब्रिटिश भारत की आबादी मतलब भारत का उस समय का टोटल आबादी की बात 1/4 था। बंगाल प्रशासन के लिए बहुत बड़ा हो गया था, कथन 3 सही है। बंगाल के दाहिने कलकत्ता को बनाया गया, पूर्वी बंगाल के दाहिने ढाका बन गई, जो कि अभी भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नरमपंथियों की बात करेंगे। नरमपंथियों के तहत विभाजन विरोधी अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यह अभियोजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय, जिनको पीसी रॉय भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में चलाया गया। नरमपंथी लाला लाजपत राय, जिसे कुछ राष्ट्रवादी चाहते कि आंदोलन को बंगाल से बाहर देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचाया जाए। ठीक है, बिल्कुल यही था, तिलक का भी यही सोच था। और इश्यू को लेकर आपको 1906 और 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में कलह भी आपको देखने को मिलता है। मतलब पैन इंडिया पे चलाना चाहते थे, केवल बंगाल में, पूरा देश में चला। गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन कजन के पक्षपाती नीतियों की निंदा की थी। बिल्कुल ठीक है, सारे ही कथन की बात करेंगे सही है, लेकिन इनका निर्णय था पैन इंडिया। पैन इंडिया हमारे देश के दूसरे हिस्से में चलाना, बंगाल तक इसको क्यों सीमित रखना है? क्योंकि उदारवादी जो थे उसको देश के दूसरे हिस्सा में नहीं चलाना चाहते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलेंगे, देखें स्वदेशी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। बंगाल विभाजन की स्वीकृति प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन की स्वीकृति प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ और 1908 तक ये चला। स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन के पक्ष में विदेशी वस्तुओं की निर्भरता को कम करना था। ठीक है, आप देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन एक आत्मनिर्भरता आंदोलन था जो भारतीय स्वतंत्र आंदोलनों का एक हिस्सा था। बंगाल के विभाजन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। तो गलत कौन है बता ही दोगे, सीधा सीधा पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए कौन सा कथन गलत है, बता दीजिए कौन सा कथन गलत है। क्या थे? गवर्नर कौन थे? वायसराय कौन थे? तो कर्जन थे। ठीक है, कौन थे? कर्जन थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्जन थे। ठीक है, तो आपका एक कथन गलत है। और कथन कौन सा गलत है? ये वाला कथन गलत है। ठीक है, 1905 से लेकर 1908 तक चला। ठीक है, 7 अगस्त 1905 में टाउन हॉल में बैठक हुई थी। ठीक है, उसके बाद बंगाल का विभाजन की बात करें, उस दौरान वायसराय की बात करें, कर्जन थे। ठीक है, चलिए आप तो थोड़ा ही बचा हुआ, खत्म करते हैं इसको। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ठीक है, लीग ने 1913 में भारत के लिए स्वशासन को अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया। लीग के पहले मानद अध्यक्ष, ठीक है, सर मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, पार्टी का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, मुसलमानों के नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना था।
उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो 3 कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। गलत कौन सा है बताइए? चलिए दिख रहा है ना, गलत बता दीजिए। थर्ड ऑप्शन गलत है। थर्ड गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन की बात करेंगे, सही है, ठीक है, क्योंकि लीग के पहले जो थे आगा खान थे, ठीक है। कौन थे? आगा खान थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लीग के पहले मानद थे सुल्तान अहमद आगा खान थे, इसलिए 3 गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। 1913 में भारत के लिए स्वशासन अपने लक्ष्य के रूप में अपनाया था, ये भी आपका सही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे, 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया, यही मैं बोल रहा था, आएगा पक्का, ठीक है, नहीं बता रहा था, बंगाल में नहीं था, ये कहाँ पे था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, मद्रास कह लीजिए, ठीक है। स्वयं सेवक दल स्वदेशी आंदोलन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जन लामबंदी का दूसरा रूप था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बोला गलत पूछ रहा होगा ना, ठीक है। तो पहला ही कथन की बात करेंगे, गलत है, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र आंध्र प्रदेश मद्रास में इसको वंदे मातरम कहा गया था। मुझे पता था प्रश्न पक्का होगा क्योंकि पूछा हुआ है, तो मेरा तो जानते हैं ना कहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इसको वंदे मातरम डेल्टाई क्षेत्र में कहा गया था, ध्यान में रखेंगे। वंदे मातरम के नाम से साउथ में, मुख्यतः तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें स्वदेश मित्रम समिति बरिसाल की सबसे प्रसिद्ध स्वयंसेवी संगठन थी, ध्यान में रखेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में आत्मशक्ति पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बरिसाल में स्वदेश बांधव समिति जो थे ना, इसके नेता जो थे ए.के. दत्ता थे, ठीक है, ए.के. दत्ता समझते हैं ना, अश्वनी कुमार दत्त, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखेंगे लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से जुड़े हुए महोदय। रिपन की बात करेंगे, रिपन जो थे इल्बर्ट विल से जुड़े हुए हैं। माउंट बेटन को डिकी बट योजना कहते हैं। बेबल का कौन था? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था बताइए? 1945। 45 की 44? 5 है, ठीक है। सर कंफ्यूज करी, 45 ही 44 में कोई एक है। शिमला समझौता सर 45 ही है। देख लीजिए कब है, ठीक है। लेकिन एक प्रश्न में बता दो तो शिमला समझौता से कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता कौन थे जो कि मतलब उस समय शिमला में तो उपस्थित थे लेकिन शिमला समझौता में पार्टिसिपेट नहीं किया था? गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी या फिर गांधी जी होगा सर। सॉरी मैंने ऑप्शन ही गलत दिया, अंबेडकर तो कभी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं, ठीक है। गांधी जी थे उस समय शिमला में लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और शिमला समझौता किस बात को लेके नहीं बात बन पाई, रीजन क्या था? क्या रीजन था जो कि शिमला समझौता असफल हो गया? अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, डिटेल्स में पढ़ा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या रीजन था? चलिए, कांग्रेस शिमला समझौता में कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा था? मौलाना नहीं पता है? बिल्कुल आजाद साहब कर रहे थे। और इसी बात को लेकर क्या होता है, इसी बात को लेकर अधिवेशन की बात करेंगे, बात नहीं बन पाती। रीजन क्या था? मतलब मुस्लिम लीग जो था मुसलमानों को अपना बहुमती समझता था। उनका कहना था किस आधार पे कांग्रेस ने मुसलमान को मतलब अध्यक्ष बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। मतलब वो कांग्रेस मानती थी, कांग्रेस क्या मानती थी? कांग्रेस मानती थी मुस्लिम लीग मानती थी तो मुसलमानों पे पूरा उनका प्रतिनिधित्व है, ठीक है। और यहाँ पे जो था, आप यहाँ पे देखोगे तो कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के द्वारा अबुल कलाम आजाद साहब को जब बोला गया आप लीड करो, तो इस बात पे मुस्लिम लीग बिफर जाती है और इसी बात पे क्या होता है, सहमति नहीं बन पाती। और गांधी जी शिमला में उपस्थित होते हुए भी वो वहां पे शामिल नहीं होते, मतलब गए थे अधिवेशन के लिए बट मीटिंग में नहीं गए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शिमला घूम रहे थे। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय। इल्बर्ट विल की बात करेंगे, विल था जिसको बोलते हैं एक तरह का भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिशों को सजा सुना सकते हैं, इसके वजह से रिपन को हटा दिया गया। इल्बर्ट विल विवाद। बेबल शिमला से जाना जाए। डिकी बट योजना की बात करेंगे, 3G प्लान की बात करेंगे, ठीक है, बाल्कन प्लान की बात करेंगे या फिर माउंट बेटन योजना की बात करेंगे, तो सब लॉर्ड माउंट बेटन से जुड़ा हुआ है। भारत विभाजन की नींव रखी गई थी, ठीक है। डिकी बट इसका नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन निकनेम जो था डिकी बट था, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू हुई, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता, बिल्कुल ठीक है। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, इससे पहले भी एक लॉर्ड मिंटो है, ठीक है। ये लॉर्ड मिंटो कहीं पर रहेगा ना, प्रथम और द्वितीय, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा कौन था, ये दूसरा था कि पहला था? तो ये ध्यान में रखना, दूसरा था। लॉर्ड मिंटो सेकंड कह सकते हो आप इसको, ठीक है, हाँ। तो कहीं पे पहला दूसरा, डोंट बी कंफ्यूज, ये सेकंड थे, ठीक है। शिमला प्रतिनिधिमंडल में आगा खान और लॉर्ड मिंटो से मीटिंग किया, बिल्कुल। यहाँ पे लॉर्ड मिंटो ने इनको भड़का दिया, बोला ठीक है यार तुम तो कह रहे हो से हमको
ज्यादा अधिकार चाहिए, क्योंकि हम जो है शुरू से मतलब ब्रिटिश सरकार का समर्थन रखे, लेकिन अपना एक संघ बनाओ जो अपने मांगों को रख सको, ऐसे ऐसे तो नहीं रखना पड़ेगा। तो ये आगा खान से मिलने के बाद ही, आगा खान मिंटो से मिलने के बाद ही मतलब मुस्लिम लीग की नींव रखता है, ठीक है, ढाका में। लॉर्ड मिंटो अधिनियम के औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान किया, उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? लॉर्ड मिंटो ने अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन को मतलब क्या किया, प्रारंभ किया, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला की बात तो वो भी ठीक है, तीसरा वाला भी बात करेंगे, ये भी ठीक है, सारा ही सही लग रहा है, ठीक है। गलत है। ये 3 से चौथा गलत लिया है क्या? मार्ले मिंटो अधिनियम ने औपनिवेशिक स्वशासन प्रदान करने के लिए, अच्छा स्वशासन लिखा हुआ तो कुछ नहीं किया था, कांग्रेस की मांग थी, इसलिए कथन 4 की बात करें गलत है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड मिंटो ना, ठीक है, लॉर्ड मार्लो को एक पत्र लिखा था, तो लॉर्ड मार्लो ने उस पत्र के प्रतिक्रिया दिया, बोले थे आप नाग का ना बीज बो रहे हो, ठीक है, नाग का दांत बो रहे हो, ठीक है, जो कि आगे चल के किसी को भी काट खाएगा। मतलब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की बात करेंगे तो मिंटो का सुझाव था और मार्ले को दिया गया। मार्ले डेट टाइम की बात करेंगे तो भारत सचिव थे, भारत सचिव ने इनको पत्र में लिखा था नाग के दांत बो रहे हो, ठीक है, जो कि आगे चल के बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है, एक्चुअली में हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत विभाजन की नींव जो थी 1906, जब वहां पे मार्ले मिंटो से जब मिलने गया था आगा खान शिमला में, एक पूरा टोली गई थी, 10-12 लोग थे उसमें, 12 या 15 लोग थे, उसी के बाद रख दी गई थी, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में आकार वृद्धि की, ध्यान रखेंगे। और इस अधिनियम के बाद मुस्लिम सदस्यों ने केवल मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा चुना जाना, तो समझ रहे हैं, मतलब जहां से भी कोई भी लोग मुस्लिम मतदाता अगर खड़ा होंगे तो उसको वोट देने वाले कौन होंगे? वो भी मतलब मुसलमान ही होंगे, तो इसको बोलते सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ये आगे चल के ब्रिटिश ने क्या किया, सिखों को दे दिया, ब्रिटिश ने मजदूरों को दिया, ब्रिटिश ने महिलाओं को दे दिया, ब्रिटिश ने मतलब क्या किया, दलितों को दे दिया। जब दलित को जब दिया गया ना, तो गांधी जी बिफर गया, उन्होंने बोला भाई साहब आप दलित को अलग कर रहे हो जो कि हिंदू का एक प्रमुख शाखा है, और उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जी क्या, हाँ, फास्ट बड़ा अनटू द लेट, ठीक है, मतलब फास्ट अनटू द डेथ, ठीक है। और ये कहाँ पे किया था उन्होंने, गांधी जी दलितों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की वजह से, कहाँ पे डेट टाइम गांधी जी कहाँ पे थे? सर यरवदा जेल था, यरवदा जेल में थे। कहाँ पे थे? यरवदा जेल में थे। और उसके बाद गांधी जी को मनाने के लिए अंबेडकर जी जाते, क्योंकि अंबेडकर जी पे काफी प्रभाव था, क्योंकि मतलब गांधी जी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, अंबेडकर जी पे बड़ा दबाव बनता और अंबेडकर जी कहते मैं आपकी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनना चाहता हूँ, बताइए आपकी क्या मांग है। उसके बाद आप देखोगे तो गांधी जी की जो मांगे जो होती है उस पर बात की जाती है और तैयार हो जाता है अम्बेडकर जी, लेकिन फिर भी आगे चल के आप देखोगे तो फिर से मतलब बोलते थे ठीक है तुम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात मत करो, आरक्षण तुम ले लो, 18% आई थिंक आरक्षण दिया जाता है, लेकिन बाद में जाके फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी दे दी जाती है, ठीक है। तो मार्लो मिंटो का जो नीति जो था आगे चल के इसको रामसे मैकडोनाल्ड ने भी इसको आगे बनाया, और मार्लो मिंटो ने केवल मुसलमानों को दिया था, इसने आगे चल के सारे कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलिए तो इसका 3 ऑप्शन की बात करेंगे, सारे ही सारे ऑप्शन की बात करेंगे, सही है। इसी की तरह आज की क्लास जो होती है अभी समाप्त होती है, ठीक है। भारत सरकार ने 1909 में प्रांतीय विधेयकों को 2 भागों में विभाजित किया था, एक हस्तांतरित विषय थे, आरक्षित विषय थे, ठीक है। इंपेरियल विधान परिषद में 69 सदस्यों में 37 अधिकारी थे और 32 गैर अधिकारी सदस्यों में से 5 को नामांकित किया जाना था। 27 गैर निर्वाचित अधिकारियों में से 8 सीटें अलग निर्वाचन क्षेत्रों की तरह मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, केवल मुसलमान ही यहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों को मतदान कर सकते थे, ठीक है। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। और यूट्यूब का लिंक नीचे दे रखा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यूट्यूब पे, तो मस्ट भी सब्सक्राइब, ठीक है। और पढ़ते रहिए, इसको करते रहिए, काफ़ी बढ़िया चीज़ है और आपका रिवीजन ठीक ठाक यहाँ से हो जाएगा। कल हम लोग डे 6 लेकर आएंगे,